इलिसिट ड्रग प्रोक्योरिंग कंट्री डिक्लेयर कर रहे हैं वो आज इंडिया को। अब चाइना उसी सोशलिज्म और कम्युनिज्म को लेके आज से 30 साल आगे बढ़ चुका है। जिसको पैसे की जरूरत है भाई, वो 15-20 हजार में भी कॉल सेंटर्स में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। और इंडियंस की इंग्लिश हम लोग इतने अंग्रेज हैं कि अच्छी है। अब रशिया नहीं चाहता है कि नेटो कंट्रीज बहुत पावरफुल हो जाए। अमेरिका की दोस्ती पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है ना कि क्यों रशिया यूक्रेन वॉर नहीं खत्म हो रहा है। कल के पेपर में एक न्यूज था कि रशिया और बेलारूस मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। और फ्रांस ने भी अभी क्या किया है, न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं वो टेस्ट की हैं। अब देखो, यहाँ पे है बेलारूस, यहाँ पे है पोलैंड, यहाँ यूक्रेन, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर टू क्या था, वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म होने वाला था तो हमें ये पता था कि जर्मनी हारने जा रही है ना। जर्मनी हारने जा रही है, ये बहुत ज्यादा क्लियर था। और हिटलर के मरने के 4 महीने पहले ही जर्मनी हार चुकी थी वर्ल्ड वॉर टू, द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। तो होता क्या है, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है यूक्रेन के शहर याल्टा में 1945 में। लिखो द याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945। अब इसमें क्या डिसीजन लिया जाता है कि जर्मनी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अंग्रेजों का तो रूल ही रहा है डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, ठीक है। तो 4 पार्ट में एक पार्ट मिलेगा यूके, यूएस, फ्रांस और रशिया, ठीक है। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड होता है, और ये भी डिसाइड होता है कि रशिया जो है वो कम्युनिज्म यूरोप में नहीं फैलाएगा। कम्युनिस्ट प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जहां इलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। तो कम्युनिस्ट, बट ऐसा होता नहीं है। रशिया डेफिनेटली यूरोप में कम्युनिज्म फैला रहा होता है, जिसका रिजल्ट होता है कि उसने चेकोस्लोवाकिया पे हमला किया होता है। स्पेलिंग नहीं आती है तो ऑनलाइन खोलो फोन और देख लो। जिससे वो 2 कंट्रीज में आज की डेट में बटा हुआ है ना, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया अलग हुआ है। अब रशिया कम्युनिज्म फैलाना चाहता है, इस बात का अंदाजा किसका हुआ, इंटरिम अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम पे, ट्रूमैन, उनको हो गया। तो 1949 में वो क्या लेके आते हैं, मार्शल प्लान। मार्शल प्लान, MARSHALL, 1949। अब मार्शल प्लान लेकर आते क्यों, क्योंकि रशिया चाहता था कि वो टर्की और साइप्रस में भी कम्युनिज्म फैला दे। तो किसी तरह पैसे वैसे देके अमेरिका ने टर्की, जो आज की डेट में तुर्की है, और साइप्रस, वहां पे कम्युनिज्म का रोक दिया। बट रशिया मान नहीं रहा था। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूरोप की जो फाइनेंशियल स्टेटस थी, जो आर्थिक हालात थी, वो बहुत कमजोर हो गई थी। तो इसी बीच बनता है अपना नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अप्रैल 12 1949। इसी बीच बनता है अपना नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अप्रैल 12 1949। जब हम लोग एक लीग ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन थी उसको तोड़ के यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे थे, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस क्यों कमजोर पड़ा, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, बट स्टिल वो वर्ल्ड वॉर टू रोकने में नाकामयाब रहा। तो जब यूएन की बात हो रही थी ना, जब यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन की बात हो रही थी, तभी यूरोप में ये नाटो बनता है। नाटो पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आज के डेट में तो सर तो कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना। वो जहांग सर तो कहते हैं आज के डेट में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड विच इज वेरी ट्रू। अब नाटो क्यों बना, ताकि वो रशिया के प्रकोप को रोक सके, रशिया को काउंटर कर सके, है ना। अब नाटो में उस टाइम जब बना तो 12 देश थे, आज की डेट में 32 देश है, लास्ट स्वीडन जुड़ा है। अब रशिया नहीं चाहता है कि नाटो कंट्रीज बहुत पावरफुल हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर रशिया, देखो इसकी मैप देख रहे हो, ये पूरी तरह से लैंड लॉक स्टेट है। यहाँ पे कहीं भी आपको वाटर का सोर्स नहीं दिख रहा है। तो अगर यूरोप बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो रशिया के ट्रेड पे कंट्रोल करने लगेगा। क्यों ट्रम्प कह रहे हैं नाटो कंट्रीज को कि आप 100% टैरिफ लगाओ, न्यूज में आया था। डोनाल्ड ट्रम्प वांट्स नाटो कंट्रीज टू इम्पोज 100% टैरिफ ऑन चाइना इन इंडिया।
यूक्रेन वॉर भी इसलिए हो रहा है, वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था। अब रशिया ने पिछले कुछ दिनों में पोलैंड पे अपने ड्रोन्स छोड़े हैं, पोलैंड का एयर स्पेस वॉयलेट किया है, रोमानिया का भी किया है, जिस पे पूरी एक डिटेल वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे। स्कोर अप विथ होजांग सर। पता नहीं आप लोग यूट्यूब नहीं देखते हो, क्या करते हो, मुझे समझ नहीं आता है, बट ठीक है, मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ा रही हूँ। तो अब रशिया क्या कर रहा है, बेलारूस पोलैंड के जब एयर स्पेस का वायलेशन हुआ, जब उसके हवाई स्पेस का वायलेशन हुआ, तो उसने बेलारूस से जुड़े अपने सारे बॉर्डर बंद कर दिए और वहां नेटो के सैनिकों की तैनाती कर दी। 1000 से भी ज्यादा नेटो सैनिक वहां पे तैनात है। क्यों? क्योंकि रशिया क्या कर रहा है, बेलारूस में मिलिट्री माइनिंग माइंस बना रहा है, अंडरग्राउंड मिलिट्री एरियाज बना रहा है, जहां उसकी साइल्स रखी हुई हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर था, सोवियत संघ जो पहला था, यूएसएसआर था, रशिया पहले यूएसएसआर था। तो ये जो आप देख रहे हो, लिथुनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सब सारे कौन थे? यूएसएसआर के पार्ट्स थे। हाँ, सोवियत संघ, सोवियत संघ था ही, रशिया प्लस अदर कंट्रीज। यूक्रेन भी तो यूएसएसआर का ही पार्ट था पहले। रशिया प्लस अदर कंट्रीज थे यूएसएसआर में। मैं एग्जैक्टली exactly बताती हूँ कौन कौन सी कंट्रीज थी यहाँ पे। यस, टूट गया था, अनपावरफुल हो गया था। तो पहले जो दुनिया थी वो बाइपोलर ही थी ना, या तो अमेरिका के हिसाब से चलती थी, नहीं तो यूएसएसआर के हिसाब से चलती थी। आज की डेट में ये मल्टीपोलर वर्ल्ड तो था ही नहीं पहले। लोग या तो कम्युनिज्म फॉलो करते थे या अमेरिका का कैपिटलिज्म फॉलो करते थे। पूंजीवाद सरकार थी या सामाजिक सरकार थी, समाजवाद था। हाँ, अभी मल्टीपोलर है, पहले बाइपोलर थी। यस, यस, जब यूएसएसआर टूटा तो अब मल्टीपोलर की तरफ दुनिया बढ़ रही है। बट रशिया क्या चाहता है? रशिया फिर से उसी 1991 वाले सोवियत यूनियन को वापस लाना चाहता है, उसका ये भी एक एम है। तो ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, अभी कल के ही न्यूज़पेपर में है कि हमारे जो सितंबर इंपोर्ट्स है रशियन ऑयल के, वो बढ़ गए हैं। कल के ही न्यूज़पेपर में आया हुआ है। एक सेकेंड, हाँ, India's Russian oil imports robust in September so far. Crude loadings from port stable, slightly higher than the past couple of months. टैरिफ लगने के बाद भी हम लोग रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके पीछे काफी ज्यादा कारण थे। रशिया हमारा हमेशा से दोस्त रहा है। अमेरिका की दोस्ती पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। आज के न्यूज़पेपर में आता है, ट्रम्प बोल रहे हैं इलिसिट ड्रग मंगवाने में इंडिया सबसे ज्यादा आगे है। अभी ट्रेड नेगोशिएट कर रहे हैं, अभी ऐसे भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो उनकी तो दिमागी संतुलन मुझे सही नहीं लगती है। खैर, वो कुछ भी बोल रहे हैं आज की डेट में। एंड अगर इंडिया से वो टाइज अच्छे नहीं रखेंगे तो अमेरिका ये हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कैसे मिलेगा? कौन से नोबेल पुरस्कार की वो बात कर रहे हैं? जब, हाँ हाँ, जब पाकिस्तान कह रहा है, जब इंडिया कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर हमने इसलिए खत्म किया क्योंकि हमें पाकिस्तान से कॉल आई, और ये कह रहे हैं मैंने, ये आके स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने खत्म करवाया है इंडिया पाकिस्तान। अब इसराइल गजा के पीछे भी वो पड़े हुए हैं, रशिया यूक्रेन के पीछे भी पड़े हुए हैं कि सारे वॉर एंड करने का जिम्मा किसने ले रखा है? ट्रम्प जी ने। तो ये सारी चीजें हो रही है। अब कल का जब एडिटोरियल हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लिखी हुई है। जो वेंकैया नायडू वाला चैप्टर है, यहाँ पे तो हम लोग समझ गए कि नेटो से रशी दुनिया क्यों डर रही है। और नेटो चाहता ही नहीं है बेसिकली कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो। नेटो चाहे तो वॉर आज खत्म हो जाएगा। बट नेटो क्या करता है? यूक्रेन को फुएल करता है पीछे से। क्या नेटो ने यूक्रेन को अपनी सदस्यता दी है? नहीं दी है, फॉर्मल सदस्यता नहीं दी है। इनफैक्ट जब फिनलैंड भी जब नेटो में जुड़ा था तो बहुत दिक्कत हुई थी रशिया को। क्यों? देख लो कहाँ पे है फिनलैंड, और रशिया के बॉर्डर से कितने क्लोज है। तो ये जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है ना, कि क्यों रशिया यूक्रेन वॉर नहीं खत्म हो रहा है, बहुत बहुत अंदरूनी कारण है। सबसे पहला है ब्लैक सी पे कंट्रोल, दूसरा ये नेटो। नेटो नहीं चाहता है रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो।
यूरोप की अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा। यस, यस। उसकी इकोनॉमी को बर्बाद हो जाएगी, रशियन इकोनॉमी, क्योंकि रशिया एक लैंडलॉक कंट्री है। ब्लैक सी से वो कहाँ आते हैं? ब्लैक सी से वो मेडिटेरेनियन सी पहुंचने की कोशिश करते हैं। हाँ, यस। ब्लैक सी जो है ऑयल कंट्रोल के, पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस है। बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है यहाँ पे। फिर नेटो इसीलिए आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग इसकी बात कर रहे थे, एडिटोरियल की, तो यहाँ पे कहाँ गया यार ये? तो ये पेपर मैंने ऐसे चिथड़े कर रखे हैं इसके। हाँ, तो यहाँ पे है वेस्ट सिविल वॉर, ठीक है, वेस्ट की सिविल वॉर्स। अब वेस्ट में एक सिविल वॉर क्या होती है? जो देश के अंदर हो रही होती है। कोर कंसर्न क्या है? इमिग्रेशन, बाहर से आए हुए लोग। अब जो वहां पे दो तरीके की सोसाइटी है, यूरोप में कम्युनिज्म चल नहीं सकता है, समाजवाद चल नहीं सकता, यूरोपियंस उस प्रणाली को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। उनकी मेंटालिटी ही वैसी नहीं है कि वो समाजवाद एक्सेप्ट कर सके। मतलब जिस लेवल पे अमेरिका में कैपिटलिज्म है ना, उससे भी ज्यादा लेवल पे लंदन में कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है। बहुत अलग लेवल कैपिटलिज्म है वहां पे। मेरे भैया भाभी रहते हैं लंदन में, एंड दे यूरोपियन स्पेंड मनी लाइक क्रेजी। वो वहां नॉर्मल, हम लोग जो एक पर्स देखोगे ना, वहां पे वो भी बहुत ब्रांडेड है नॉर्मल इंसान के पास। तो ये सब क्या है? ये सब कैपिटलिज्म का नतीजा। हाँ, यूरोपियन ब्रांड्स भी हैं यार, ऐसा नहीं है। बहुत ब्रांड्स हैं, प्राडा, गुची, अरमानी। अरमानी जॉर्जियो अरमानी की डेथ तो अभी हुई है, कुछ दिन पहले न्यूज में था। ये न्यूज पता होगी तुम लोग को, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है रेल चली ये नहीं पता थी, है ना? जेनजी हमारे। ठीक है, तो वहां जो लिबरल्स कहते हैं, वो कहते हैं कि ओपन बॉर्डर रखो। सिविल वॉर क्यों हो रही है? क्योंकि अब यूरोपियंस और अमेरिकन को ये लगने लगा है कि बाहर के जो लोग आते हैं ना, वो हमारे नेटिव्स को रिप्लेस कर रहे हैं। और इसमें क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि इसमें रिच उनका साथ दे रहे हैं। तो ये एक थ्योरी है, ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी, लिखो। ये थ्योरी ये कहती है कि रिच लोग जो हैं वो नेटिव पॉपुलेशन को रिप्लेस करते हैं, ताकि उनकी जो रिचनेस है वो बढ़ी बनी रहे। रिच ऑलवेज वांट्स टू बी रिच। आप देख लो बिहार में क्या हुआ है। 1 रुपए में अदानी को जमीन मिल गई है, और औने पौने दाम में अदानी पार को बिहार में अभी 1 रुपए में जमीन मिल गई है। हाँ, अब किसका नुकसान है? फार्मर्स का नुकसान है। औने पौने दाम में जमीन खरीद के अदानी पार को दे दी है बिहार में। तो रिच लोग जो है ना, वो कभी नहीं चाहते हैं कि बाकी लोग रिच हों। सर पढ़ा रहे थे एसडब्ल्यूसी की क्लास में कि ये रिच लोग यहाँ इंडिया में क्यों रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं प्रमोट करते, इनोवेशन क्यों नहीं। आप पेटेंट की बात करो। पेटेंट क्या होता है? कोई भी तुम एक नोवेल आइडिया अपने दिमाग में आया, मान लो, तीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं हम लोग इसको। पूरा 3 तरीके के होते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट। कॉपीराइट बुक्स पे लगता है, ट्रेडमार्क्स आपका जैसे स्टारबक्स है तो सरदार बख्श अगर आपने बना लिया तो ये वाले वॉर भी चलते हैं, ठीक है। यस, लेट हो गए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोई नहीं, ज्ञान तो जहां से, मेरे क्लास का ज्ञान फ्री है, जहां से मिले ले लेना। क्यों, क्या? और कॉपीराइट क्या होता है? वो बुक्स पे होती है। मान लो तुमने कोई यूनिक बुक लिखी, कोई यूनिक कहानी लिखी, जैसे अभी चेतन भगत लेकर आए हैं 12 साल की बच्ची को किससे 31 साल के लड़के से प्यार हुआ है ना, कुछ उनकी नई किताब में। भ्रष्ट कर रहे हैं, पता नहीं इंडिया का कल्चर ये लोग कहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, तो कॉपीराइट, आप जब कोई नई किताब लिखते हो, आप कोई किताब लिखते हो, वो आपकी उपज होती है, आपकी कहानी होती है, आपका उसमें थॉट प्रोसेस होता है, उस पर कॉपीराइट मिलता है। स्क्रीन प्ले जो लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, शॉर्ट्स, उस पे ट्रेडमार्क क्या होता है? कोई भी आप कंपनी बनाओ, जैसे
स्टारबक्स पे जो है वो ट्रेडमार्क है, वो यूनिवर्सली आपका प्रोटेक्टेड रहता है। फिर आता है पेटेंट। पेटेंट यानी रिसर्च की फील्ड में मिलता है। जब आप कोई बहुत नोवेल रिसर्च करो और उसको पब्लिश करवाओ, तो बहुत सारे देशों से कंपेयर करके भी देखा जाता है, डेटाबेस देखा जाता है, आईपीआर का पूरा डेटाबेस है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो पेटेंट क्यों हम मतलब क्यों जो सबीर भाटिया थे उनको हॉटमेल जो था अमेरिका जाके बनाना पड़ा? क्योंकि इंडिया में है ही नहीं, रिसर्च की कोई प्रमोशन ही नहीं है। पीएचडी देख लो यार, मेरे से आज की डेट में मेरे माँ बाप कहते हैं पीएचडी कर लो, मैं बोलती हूँ भेज दो यूके, मैं इंडिया से नहीं कर रही। नहीं है यहाँ आईआईटीज में, तुम पीएचडी की स्ट्रेंथ देखना कभी गूगल करके, पीएचडी स्टूडेंट्स की। जबकि आईआईटीज क्रीम है इंडिया का, क्रीम ब्रेन प्रोड्यूस करते हैं वो। जेई मेंस और एडवांस क्लियर करना आसान बात नहीं है, बट स्टिल वी आर नॉट इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे जो रिच हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर का एक कंसेप्ट होता है, सारे पैसे वापस वो अपने ही कंपनी में ले आते हैं, उन कोई समाज के लिए कोई कल्याणकारी काम वो नहीं कर रहे हैं। अब सिलिकॉन वैली में क्या है? सिलिकॉन वैली किसने बनाया? हम इंडियंस ने ही तो बनाया है। तुम गूगल के सीईओ को ले लो, तुम यूट्यूब के सीईओ को ले लो, बट हमारे इंडियंस क्या कर रहे हैं? हम लोग बैठे रहते हैं। जेंजी तो और वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। हमें चाहिए बस सरकारी नौकरी, भागते रहते हैं उसके पीछे। और इसका क्या कारण है? क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हमारे जो गांव हैं उनमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इंडिया इज नॉट देयर इन प्रोडक्शन। जब तक आप अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं करोगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं हो सकेगा। तो ये जो सिविल वॉर चल रही है वेस्ट में कि आप इमिग्रेंट्स को हटाओ, ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट हो चुका है, यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में तो हो ही रहा है। अब वो कह रहे हैं आउटसोर्सिंग जॉब पे हम लोग 25% टैक्स लगा देंगे। सोचो इंडिया की आईटी सेक्टर कितनी हिट हो जाएगी। इंडिया के आईटी कंपनीज में होता क्या है, मेरे हस्बैंड आईटी में है, वो बिरला सॉफ्ट में इंडियन एमएनसी है, यूएस क्लाइंट के लिए काम करते हैं, यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। वो अलग डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, वहां पे सर्वर करते हैं, जिसको सर्वर कनेक्ट करते हैं वहां का, और चीप लेबर इंडियन इंजीनियर्स दे रहे हैं। टीसीएस की स्टार्टिंग प्लेसमेंट जो है 3 लाख थी जब मेरी बहन की नौकरी लगी, आज की डेट में भी 3 लाख है। कोई चेंज नहीं आया है। बीपीओ बीपीओ बूम जो था इंडिया में, कॉल सेंटर जिसको कहते हैं, क्यों था? क्योंकि इंडियंस चीप में काम कर लेते हैं, जिसको पैसे की जरूरत है भाई वो 15-20 हजार में भी कॉल सेंटर्स में काम करने के लिए तैयार रहता है। और इंडियंस की इंग्लिश, हम लोग इतने अंग्रेज हैं कि अच्छी है, हम लोग यहाँ गर्व महसूस करते हैं, वाओ व्हाट अ पर्सनैलिटी, ओ मैम इज स्पीकिंग सच अ ग्रेट इंग्लिश। आधे बच्चे तो यही 2 लाइन इंग्लिश सुनी नहीं कि बस, ये तो हाल है हमारा। तो कॉलोनियलिज्म जो है हमारे खून से अभी गया नहीं है। एक जो कल्चरल, आज की डेट में तुम हमें तो ये देखोगे ना, जब मैं बनारस गई थी 10 साल पहले, जब मैं छोटी थी, जब मैं कॉलेज में गई थी, इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। ऑनेस्टली बहुत पीसफुल जगह थी। आज की डेट में जो अचानक से लोग कल्चरली सेंसिटिव हुए हैं ना, बहुत भीड़ है। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। लिखो, स्पिरिचुअल टूरिज्म आता है उत्तराखंड में, 4 धाम प्रोजेक्ट। तो ये कारण है वेस्ट में सिविल वॉर्स होने का। अब लिखो वो वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, क्योंकि कल के ही एडिटोरियल में आया हुआ है ये। और क्योंकि इंडिया चाइना अब बात कर रही है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, इसका मैं हिंदी, हिंदी भी शायद यही है। प्रोग्राम का नाम तो नहीं बदलता है, जैसे कि कल मैंने सर्च किया था हिंदी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रति प्रायोजित योजना है। भारत क्यों नहीं है नाटो का सदस्य? भारत नहीं बनना चाहता है नाटो का सदस्य। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है वो न्यूक्लियर पॉलिसी में यकीन रहते हैं कि हम लोग अपनी न्यूक्लियर वेपन्स तब तक नहीं ये करेंगे जब तक
नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, इसीलिए भारत नाटो का सदस्य नहीं है। और उसने जो है ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी स्टैब्लिश की हुई है, जिसमें हम लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सामने वाला हम पे ये ना करे। बट स्टिल अब नेशन फर्स्ट है, तो नेशन फर्स्ट में अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाहे कोई भी डरा ले, हम डरेंगे भी नहीं। भारत प्रथम जिसको कहते हैं, नेशन फर्स्ट। तो इसीलिए भारत जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है, ना बनना चाहता है। ठीक है, तो ये जो जीवंत गांव कार्यक्रम बोलियो ना, हाँ, जीवंत गांव कार्यक्रम या वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है चाइना को काउंटर करने के लिए। जो भी विलेजेस है ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वहां पे हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग वहां पे कनेक्टिविटी चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहते हैं, वहां रोजगार चाहते हैं वहां के युवाओं के लिए, ये सारी चीजें चाहते हैं। मनसा, मनसा को हम लोग कहते थे लास्ट गांव ऑफ इंडिया, ये कल के एडिटोरियल में निकला हुआ है। मनसा के एक व्यक्ति बोल रहे हैं लास्ट से फर्स्ट बना अब हो गया है। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी दे दी है हमने। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो हम लोग बात करते हैं, भारतमाला जो सड़क परियोजना हमारी चल रही है, इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ सड़कें किस राज्य में बनी है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत? राजस्थान में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के लोगों को रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वहां ये जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है, ये बजट 2022-23 में लॉन्च हुआ था। स्पेशली अरुणाचल प्रदेश इसका मेन फोकस है। क्यों? क्योंकि चाइना कहता है अरुणाचल हमारा है, इट इज आर टेरिटरी। चाइना कैसे एक्सपैंड करता है? चाइना यही तो करता है, चाइना टेरिटरी क्लेम करता है कि हम तुम्हें पैसा देंगे, हम तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, लेकिन जब वॉर होगी तो हम तुम्हारी टेरिटरी यूज करेंगे। ये है चाइना की एक्सपेंसिव पॉलिसीज। उत्तराखंड भी है, हाँ। हाँ, हाँ, यस। तो मैं ये कह रही हूँ अरुणाचल प्रदेश पे ज्यादा फोकस है, ये थोड़ी कह रही हूँ कि और स्टेट्स नहीं है। ऑब्वियसली हिमाचल भी है, उत्तराखंड भी है। अब हिमाचल का नाम लिए हो तो लिखो, आज की डेट, आज की एडिटोरियल में भी है, क्लाउड बर्स्ट लिखो, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है। क्यों वहां इतने फ्लड्स आ रहे हैं? हाँ, हाँ। उत्तराखंड के मैटर में लिखो फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, अचानक से जो फ्लड्स आ जाते हैं। उत्तराखंड में आज भी है कि चार धाम परियोजना के तहत जो सड़कें बन रही हैं, उस पे गवर्नमेंट रिकंसिडर कर रही है। ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम हमने देख लिया कि कैसे जो एलएसी पे हमारे विलेजेस हैं उनको हम लोग कनेक्टिविटी देने की कोशिश कर रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी विद्युत उद्यता पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सोलर एंड विंड एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एक गांव एक प्रोडक्ट, एक गांव एक उत्पाद स्कीम है। इको एग्रीकल्चर को हम लोग बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ तक लिख लिया हो तो इसके बाद कल के न्यूज़पेपर में फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी और स्क्रिप्टिंग द न्यू इंडिया स्टोरी, जो एम वेंकैया नायडू का आर्टिकल है, वो आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, उसकी स्कीम्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बहुत स्कीम्स इसमें मेंशन्ड है। तो अब इसके आगे हम लोग, हाँ, सॉरी, इसके बाद हम लोग देखेंगे विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो मैंने कल नोट कराया था, जो शिवराज सिंह चौहान का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है। इसके तहत हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च हो रही है वो फार्मर्स तक पहुंचाई जाए, ताकि वो लोग उसका सही से ये है जो यूज कर सकें। तो फ्रॉम लैब टू लैंड, ये इसकी पंच लाइन है। फ्रॉम लैब टू लैंड। तो इसके तहत क्या होती है, कमिटी बनती है और वो कमिटी फार्मर से जाके डायरेक्ट बात करती है कि ये हमने रिसर्च कर रखी है, इसको
आप यूज करके अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि कल के न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि हम लोग जो है वीट आउटपुट, इस बार का जो राबी सीजन है उसमें जो वीट की आउटपुट है वो बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये खत्म होता है ये वाला पार्ट। फिर कल के न्यूज़पेपर में आया था फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव जो चल रही है, कि ओवर 2.3 लाख कैंपेन्स ऑर्गेनाइज हुए हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मेन टॉपिक है यहाँ पे, कि कैसे सबको फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए, सबके पास बैंक अकाउंट हो, सबके पास यूपीआई चलाना आता हो सबको। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम ड्राइव्स रन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गाँव-वाँव में जो एसबीआई मित्र हैं या नेशनल और भी इसके हैं, वो आते हैं, फिर सबको सिखाते हैं कि बैंक खाता कैसे खोलें, उसमें पैसे कैसे जमा करें। जो दूर-दूर के भी गाँव हैं, वहाँ पे भी हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। है ना? अब कल के न्यूज़पेपर में एक और चीज़ आई थी, नेशनल पेंशन स्कीम वर्सेस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो सितंबर तक का मौका है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों को कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो है वो स्विच कर सकें। तो ओल्ड पेंशन स्कीम की पहले बात करते हैं। तो जो भी सरकार में मतलब एम्प्लॉयड थे, ठीक है, कार्य करते थे, उनके पास पेंशन की एक सुविधा होती थी कि उनका जो लमसम सैलरी है, लमसम अमाउंट था, वो उनको एज अ पेंशन मिलता था, जो 50% ऑफ द सैलरी होती थी। फिर इसको रिप्लेस किया किसने? नेशनल पेंशन स्कीम ने। नेशनल पेंशन स्कीम आपको सेम ही बेनिफिट्स दे रहा है, जैसे 60% आप लमसम ले सकते हो, अगर आप फिर आप 40% जो है वो आपका पेंशन आता है। नेशनल पेंशन स्कीम की एक खास बात है, ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए भी एप्लीकेबल है। फिर अगर वो 40% आप एज अ पेंशन लेते हो और लमसम एक बार में लेना चाहते हो, तो वो आपके स्पाउस प्लस बच्चों दोनों को जारी होती है। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन अराउंड 14% था। और ये मार्केट लिंक स्कीम है, यानी रिस्की था, क्योंकि मार्केट लिंक स्कीम थी तो रिस्क फैक्टर था यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम में। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि ठीक है, 50% आप ऐसे ही ले लो और 50% पे आप पेंशन मिलेगी आपको। सिर्फ और सैलरी का 50% ही आपको पेंशन मिलेगी। मिनिमम पेंशन आपका 10,000 होगा। और इसमें एक फैमिली पेंशन की स्कीम की ये लोग बात करते हैं, बट इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम में जो आपका बचा हुआ कॉर्पस था, जिसको कॉर्पस एक्यूमुलेट करते हैं ना हम लोग पेंशन कटवा के अपनी सैलरी का कुछ कुछ, तो वो कॉर्पस आपके बच्चों को भी जाता था अंडर फैमिली पेंशन स्कीम। यूपीएस में ये नहीं है। यूपीएस में सिर्फ और सिर्फ आपके स्पाउस को जाएगा। बट यूपीएस में क्या है कि ये इन्फ्लेशन दर को एडजस्ट करती है, बट नेशनल पेंशन स्कीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूपीएस ऐसा कहा जा रहा है कि लेस रिस्की है, और इसमें जो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है इसको 14% से बढ़ा के 18.5% कर दिया गया है। बट स्टिल जो लोग हैं वो चाहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू हो सके, वो फिर से उसी पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो जब इस पेपर का एक्सप्लेन सेक्शन देखोगे तो इसमें क्लियरली समझाया हुआ है कि यूपीएस क्या है और क्यों इसके बारे में लोग अभी तक जानते नहीं हैं। बहुत कम लोग जानते हैं। आई गेस इस क्लास में भी बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा जब ये फाइनली कल न्यूज में आया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पास इसका ऑप्शन है कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो है वो स्विच कर सकते हैं। अब फिर कल का एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्लाइमेट चेंज कैसे हिमालय रीजन को इम्पैक्ट कर रहा है। हिमालय रीजन देखो एक बहुत इको सेंसिटिव जोन है, तो वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट सपोर्ट नहीं कर सकता है। जब जोशीमठ डूबा था, जब जोशीमठ के डूबने की खबर आ रही थी, तो वहां वीडियोस जो आए थे उसमें हम लिख देखे थे कैसे होटल के होटल नीचे खिसक गए थे। तो जो हिमालयज हैं
ये जो ओवर डेवलपमेंट हो रही है ये इसको सस्टेन नहीं कर सकते हैं। और माउंटेन्स की जो टोपोग्राफी होती है वो प्लेन से बहुत अलग होती है। कैसे अलग होती है? प्लेन तो सीधा सपाट होता है, बट माउंटेन्स में ऊपर नीचे होती है आपकी टोपोग्राफी। कुछ एरियाज ऊपर ऊपर होते हैं, कुछ एरियाज नीचे होते हैं। और ये जब आप लोग एक्सपीरियंस करोगे, जब आप लोग स्पेशली कसोल स्पीति वाली रास्ते पे जाओगे ना, तब नीचे जो गांव है वो देखोगे आप लोग। तो इस बार स्पीति और कसोल वैली में भी बहुत ज्यादा फ्लड्स आए हुए हैं। तो थोड़ा भी रेनफॉल ज्यादा होता है इस बार। मानसून यूजुअल से ज्यादा था, साउथ वेस्ट मानसून यूजुअल से ज्यादा हुआ था, जो अब रिट्रीट करने की कोशिश कर रहा है। फाइनल उसका रिट्रीट चालू है। और ठंड भी इस बार ज्यादा पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑफ ला नीना इफेक्ट। एल नीनो ला नीना एक कंसेप्ट है। एल नीनो जब आता है तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, और ला नीना इम्पैक्ट जब आता है तो ठंड ज्यादा हार्श होती है। तो हिली रीजन्स में एक तो रेनफॉल ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, प्लस वहां पे जो रैम्पेंट डेवलपमेंट चालू हो रखी है टूरिज्म के नाम पे, उसका नुकसान हो रहा है कायदे से। एंड क्लाइमेट चेंज हैज टू बी ब्लेम टू। क्लाइमेट चेंज भी इसके लिए जिम्मेदार है। तेजी से विकास, बिना सोचे समझे विकास, कि जिस एरिया में आपको नहीं भी बनाना चाहिए आपने वहां भी होटल्स खड़े कर रखे हैं टूरिज्म। हाँ, यस, तेजी से विकास होना है, एंड दैट टू विदाउट प्लानिंग। देखो, अब इसमें यही कह रहा है कि जो वेस्टर्न सिस्टम है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, वो साउथ वेस्ट शिफ्ट हो रही हैं। तो इसके कारण क्लाइमेट चेंज के कारण ही हो रही है, जिसके कारण डेफिनेटली आपका हिमालय रीजन इम्पैक्ट हो रहा है। और डेवलपमेंट के कारण क्या हो रहा है? जो वहाँ एनिमल्स है, जो वहाँ का बायोडिवर्सिटी है, वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन सेक्शन इंडियन एक्सप्रेस का, ये सारे जो भी कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर में हर दिन का मैं बात करूँ, वो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, क्लाइमेट में अगर कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी इन्वायरमेंट में क्लाइमेट ही पूछ रही है आजकल। इस बार भी देखोगे पेरिस अग्रीमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। पेरिस अग्रीमेंट प्रीलिम्स में भी आता है, पेरिस अग्रीमेंट आपका मेंस में भी आता है। और जिन भी बच्चों ने पंचामृत नहीं लिखा होगा उनको मार्क्स नहीं मिले होंगे। पंचामृत गोल्स इंडिया के हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ठीक है, लास्ट का एक्सप्लेन मैंने समझा दिया कि कैसे यूपीएस डिफरेंट है अदर पेंशन स्कीम से। यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट है आपको, यहाँ पे फैमिली पेंशन सॉरी इन्फ्लेशन दर जो है वो एडजस्ट हो रही है, और 10,000 का मिनिमम पेंशन भी है यूपीएस के अंडर जो आप क्लेम कर सकते हो। बीआरएस ले रहे हो तो भी अगर आपकी 25 साल की सर्विस हो रही है तो आपको पेंशन यहाँ पे मिलता है। रिस्क फैक्टर जो है यूपीएस में कम है एज कंपेयर टू एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। बट लोग अभी भी चाहते हैं कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम पे जो है वो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एक आर्टिकल में लिखा हुआ था, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज की लास्ट हम लोग कल के न्यूज़पेपर में बात कर लेते हैं। कहाँ गया वो आर्टिकल? हाँ, हाउस पैनल अश्योर्स पहलगाम लोकल्स ऑफ टूरिज्म ट्रेड रिवाइवल। तो इसमें ये तो चल रहा है, इसमें मेन कंसेप्ट आपको क्या पढ़ना है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज का। तो कमिटीज दो तरीके की होती हैं, एडहॉक और स्टैंडिंग। एडहॉक टेम्पोररी कमेटी होती है आपकी, जो स्पेशल पर्पस के लिए फॉर्म होती है। और स्टैंडिंग कमेटी आपकी परमानेंट कमेटी होती है। अब देखो, जो लोकसभा राज्यसभा में लोग चुनकर जाते हैं, तो पार्लियामेंट ऑल्सो हैज बिजनेस टू कंडक्ट। आर्टिकल 77 क्लॉज 3 बताता है कि पार्लियामेंट के बिजनेस कंडक्ट करने का रूल्स जो है वो प्रेसिडेंट बनाते हैं। तो जो पार्लियामेंट कैसे बिजनेस कंडक्ट करती है, तो वेरियस पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे वेरियस मिनिस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर होता है, कॉमर्स होता है, आपका डिफेंस होती है, होम मिनिस्ट्री होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। तो इन सब में काम बांट दिया जाता है।
ठीक है, कमिटीज बना के लोकसभा और राज्यसभा से इनके मेंबर्स चुने जाते हैं, और इनका क्या होता है, ये बिल्स एंड लॉज को स्क्रूटिनाइज करते हैं। ये पार्लियामेंट का जो नॉर्मल बिजनेस है वो कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा काम होता है, इसलिए वेरियस कमिटीज जो है वो फॉर्म होती हैं। स्पेशल पर्पस के लिए फॉर्म होती है तो एडहॉक कमेटी होती है, बट ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जनरली 1 साल के लिए फॉर्म होती है। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि ये स्क्रूटिनाइज करती है, पूरे वर्क को जो है वो देखती है पार्लियामेंट के। मेंबर्स आपके लोकसभा राज्यसभा दोनों से सेलेक्ट होते हैं। तो वेरियस मिनिस्ट्रीज की अपनी अपनी स्टैंडिंग कमिटीज हैं। हाँ, स्पीकर स्पीकर के रिकमेंडेशन पे, ये लोकसभा स्पीकर पे, और राज्यसभा में चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? अपने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। नया वाइस प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुआ है? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का आर्टिकल क्या है? 64, 66? कोई एक आंसर दो। 64? श्योर? ताला लगा दे, 7 करोड़ जीत जाओगी फिर। लॉक किया जाए? 67 है आर्टिकल। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आई गेस आर्टिकल 67 में कंडक्ट होता है। 66 में होता है? एक सेकेंड यार, तुम लोगों ने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है। हाँ, आर्टिकल 66 है। ठीक है, अब कोई 64 और 63 और 65 नहीं बोलेगा। और तुम 67? तुमने बोला था ना 67? 64? हार गई तुम, आप हार के, अब सारा अमाउंट हार चुके आप केबीसी में। ठीक है, अब एंटी कन्वर्जन लॉज, कल के न्यूज़पेपर का ये आखिरी टॉपिक है। स्टेट पे रिप्लाई मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट एंटी कन्वर्जन लॉज पे। तो एंटी कन्वर्जन लॉ उत्तराखंड आई गेस सबसे ज्यादा एक्टिव है इस मामले में। तो एंटी कन्वर्जन लॉज बेसिकली क्या होते हैं? वो फोर्सफुल कन्वर्जन्स को रोकते हैं। जैसे बहला फुसला के आपका धर्म आपको अगर कोई ये कर रहा है कि आप अपना धर्म चेंज कर लीजिए, उसको कहते हैं फोर्सफुल कन्वर्जन्स। मिशनरीज जब इंडिया में लाई गई थी, एजुकेशन फैलाना, वेस्टर्न एजुकेशन देना तो उनका एक मेन एजेंडा था, ताकि सारे इंडियंस वेस्टर्न के जैसे सोचने लगे, यूरोपियंस के। बट उनका जो दूसरा एजेंडा था वो कन्वर्जन था। आप देखो जो ये दलित लोग हैं, ट्राइबल एरियाज में जाके देखो, मोस्ट ऑफ देम आर क्रिश्चियंस। क्यों? क्योंकि उनको पैसे दे के, उनका ब्रेन वॉश करके उनको बोलते थे कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर जाओगे तो आप गरीबी हट जाएगी आपकी, हम लोग आपका इलाज सही से कराएंगे, हम लोग आपको एजुकेशन देंगे। तो दलित क्रिश्चियन एक वर्ग है, अलग वर्ग है। और इस पे एक और डिबेट चलती है कि क्या ये अब हकदार हैं रिजर्वेशन के, ये डिबेट भी चलती है। तो एंटी कन्वर्जन लॉज का मेन पर्पस ये है, फोर्सफुल कन्वर्शंस जो हो रहे हैं उनको रोकना। क्यों? क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेक्युलरिज्म हमारा बेसिक फीचर है, एज पर एस आर बोमाई केस। एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सेक्युलरिज्म एज अ बेसिक फीचर हमने रिकॉग्नाइज किया था। आर्टिकल्स 25 to 28 टॉक अबाउट योर रिलीजियस फ्रीडम, जिसमें आपको प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट करने का राइट है, कि आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अपने धर्म को फॉलो भी कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो, और अपने धर्म का जो है एजुकेशन भी दे सकते हो। तो जब सेक्युलरिज्म एक बेसिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमारे इंडिया जैसे सेकुलर देश में हम लोग ये एंटी कन्वर्जन अलाउड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्जन सही तरीके से नहीं होता है, ये फोर्सफुल तरीके से किया जाता है।
और ये कहाँ से शुरू हुआ? जब मिशनरीज इंडिया में आई वेस्टर्न एजुकेशन के नाम पे, है ना। अब आज का डे पेपर जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। खैर आज के पेपर में इतना ज्यादा आर्टिकल नहीं है। इसमें सबसे पहले फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो यूके और इंडिया नेगोशिएट कर रहे हैं आज की डेट में। ट्रेड टेक डिफेंस, यूरोपियन यूनियन रूल्स आउट न्यू स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर इंडिया। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बाय ईयर एंड, टॉक्स टू डिवर्सिफाई सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन को अगर आप डिवर्सिफाई करोगे तो क्या होगा? जैसे इंडिया जो है किसी एक सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता है। सप्लाई चेन आपके ग्लोबल लेवल पे डेवलप्ड है, ठीक है। पोर्ट्स के थ्रू, रोड्स के थ्रू आपका जो है वो सप्लाई होता है वेरियस मटेरियल्स का। क्योंकि यूएस जो है इंडिया पे टैरिफ लगा चुका है एक्सपोर्ट्स को लेके, तो अब हम लोग ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं उसको काउंटर करने का। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो सप्लाई चेन है वो यूरोप के साथ बिल्ट हो। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी हम लोग कोई पैसे नहीं लेंगे उनके साथ ट्रेड करने के लिए, ना वो हमसे पैसे लेंगे। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एक्सपोर्ट कॉस्ट भी देनी पड़ती है। तो बिना ये कॉस्ट जो सरकारें लेती हैं, इंडिया क्यों, यूएस कहता है कि इंडिया जो हमसे सामान लेता है वो बहुत महंगा लेता है। हम अपना सामान भेजते हैं, इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा देता है उस पे। तो एक यूएस टैरिफ को काउंटर कर स्ट्रैटेजी है ये इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। बहुत पहले से इसके नेगोशिएशन चले जा रहे थे बट आज तक हम लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं। अब लग रहा है कि हम लोग शायद किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं बाय ईयर एंड। तो इसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, क्यों? क्योंकि हम लोग इंडिया में अब टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भरता चाहते हैं। जैसा कि सर बताते हैं कि हमारे पास अपना कोई सोशल मीडिया नहीं है। अमेरिका तो धमकी दे रहा है सरेआम कि गूगल बंद कर देंगे, फिर बताओ क्या करोगे। वो ये नहीं समझता है कि गूगल को बनाया किसने। तो इसीलिए जो टेक्निकल ट्रांसफर्स हैं हमारे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जिसको कहते हैं, जो कंट्रीज आपस में करती हैं, जैसे अब रफेल जो है वो इंडिया में बनने जा रहा है। फ्रांस जो है वो रफेल बनाने की टेक्नोलॉजी इंडिया को देने जा रहा है। मेड इन इंडिया, विकसित भारत जो अभी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ये सब सब उसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये है। फिर आपका फर्स्ट टाइम इंडिया CO2 एमिशन फ्रॉम पावर सेक्टर डिप इन जैन टू जून। अब CO2 एमिशंस पे यहाँ हम लोग अगर बात करें तो नेट जीरो एमिशन से एक टर्म है, जैसे नेट जीरो एमिशंस जिसको कहते हैं। तो इंडिया चाहता है वो 2070 तक नेट जीरो एमिशन अचीव कर ले। यानी जो उसका कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट समझते हो ना कि रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जितना हम लोग डिपेंड करते हैं उतना ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में। कार्बन टैक्स की जो बात होती है, ग्रीन कार्बन की जो बात होती है, कार्बन पे टैक्स लगाएंगे कार्बन फुटप्रिंट्स पे। तो चाइना के बाद इंडिया जो है वो काफी ज्यादा बड़ा एमिटर है। सबसे बड़ा एमिटर कार्बन डाइऑक्साइड का चाइना है, वो अपने एमिशन पे कंट्रोल नहीं लगा पा रहा है। इंडिया चाहता है 2070 तक हम लोग नेट जीरो एमिशन जो है वो कम कर सके। तो ये न्यूज बड़ी है कि जो पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर यानी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है आपको, वो ड्रॉप हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में सबसे ज्यादा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोलियम के दम पे लेते हैं। हम लोग इसीलिए अब चाहते हैं हम लोग न्यूक्लियर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, सोलर रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करें। PM सूर्य घर योजना, सोलर रूफटॉप्स लगाएं, सब्सिडी मिलती है सोलर रूफटॉप लगाने की। ठीक है, अब इसके बाद सीधे लोग आ जाते हैं। इसके बाद तो मैंने देखा था कुछ ऐसा नहीं था, देख लो। हाँ, SIR
दिल्ली पोल पैनल किक्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एसआईआर। तो एसआईआर जो है, जो ये इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करा रही है, जिसमें हम लोग क्या वेरीफाई करते हैं कि कहीं कोई डबल वोटर तो रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं कोई ऐसा इंसान तो रजिस्टर्ड नहीं हो जो मर चुका हो। हाँ हाँ। तो ये एक्सरसाइज जो है डेफिनेटली वेस्ट बंगाल, दिल्ली, अब ये सारी जगह भी आपकी कंडक्ट होने जा रही है। तो इस टॉपिक में आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या आएगा? इलेक्शन कमीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, GS2। जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की हम लोग बात करते हैं, तो इंदिरा नेहरू गांधी केस, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नरेन, उस केस में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हमने पार्ट ऑफ मूल संरचना का सिद्धांत, जिसको हिंदी में लिखना है, या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट जो है, वो डॉक्ट्रिन का पार्ट एज अ रिकॉग्नाइज किया था। तो इससे आपका क्वेश्चन बनेगा, एसआईआर पे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन ही सकता है, बट इससे आपका मेंस में क्वेश्चन बनेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे। अब देखो, नोएडा में भी एयरपोर्ट खुलने जा रहा है। ये न्यूज एज सच इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये न्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मल्टी डायमेंशनल सोचो कि एयरपोर्ट हम लोग, पीएम उड़ान योजना बहुत बार क्वेश्चन में आ चुकी है आपकी। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हम लोग बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। पूर्णिया में पहली बार एयरपोर्ट खुला है। सीमांचल एरिया में क्यों कहते कोई एयरपोर्ट नहीं था, पूर्णिया एयरपोर्ट अभी खुला है। हाँ, जितना ज्यादा वेल कनेक्टेड इंडिया होगा छोटे छोटे शहरों से भी, उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगी। बिहार के लिए एयरपोर्ट्स क्यों जरूरी है? क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा मखाना बोर्ड स्टैब्लिश होने जा रहा है। इस बार के बजट में ये अनाउंसमेंट थी। मखाना के पास जीआई टैग है, इसमें आपको जीआई टैग का भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो एक प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं। तो कनेक्टिविटी पीएम उड़ान योजना के तहत, बट एक चैलेंज ये आता है कि एयरपोर्ट तो हम लोग बना देंगे, बट क्या हमारे पास उतनी एयरलाइंस हैं? जैसे बोइंग के साथ हमने देखा दिक्कतें आती हैं। एयर इंडिया क्रैश जो हुआ अभी अहमदाबाद में, वो बोइंग की गलती उसमें ज्यादा थी। अब बोइंग कौन है? बोइंग अमेरिकन मैन्युफैक्चरर है एयरक्राफ्ट्स का। सर समझा रहे थे ना कि इंडिया कैसे अमेरिका को काउंटर कर सकता है। तो बोइंग की डील होने वाली थी इंडिगो के साथ, वो स्टॉल हो रही है। तो एयरलाइंस को इम्प्रूवमेंट देना बहुत जरूरी है। पहले किंगफिशर, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, गो एयर की फ्लाइट्स लेते थे जब हम लोग कॉलेज में थे। आज की डेट में सिर्फ 2-3 एयरलाइंस बची हैं। एयर इंडिया ऑलरेडी लॉस में है, आपकी बचती है इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो ये जो मोनोपोली चल रही है एयरलाइंस के सेक्टर में, इसे भी हमें रोकना है। तो पीएम उड़ान के तहत तो तुम लोग डोमेस्टिक एयरपोर्ट, बट वहां पे एयरलाइन ही नहीं रहेगी तो फ्लाइट्स कहाँ से उड़ाओगे? तो ये फूड फॉर थॉट है आपका, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट। एयरपोर्ट तो बन रहे हैं, दिल्ली में अब 3 एयरपोर्ट है। गाजियाबाद के लिए हिंडन है, मेन दिल्ली के लिए आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल है, और ये तीसरा नोएडा बनने जा रहा है, नोएडा को कनेक्टिविटी देने के लिए। क्योंकि एक और यहाँ पे आज निकला भी है, विकसित उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहे हैं हम लोग 2047 तक। तो यहाँ पे आपका पीएम उड़ान योजना ये हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, जा रहा है। ये न्यूज एज सच इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये न्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मल्टी डायमेंशनल सोचो कि एयरपोर्ट हम लोग, पीएम उड़ान योजना बहुत बार क्वेश्चन में आ चुकी है आपकी। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हम लोग बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। पूर्णिया में पहली बार एयरपोर्ट खुला है। सीमांचल एरिया में क्यों कहते कोई एयरपोर्ट नहीं था, पूर्णिया एयरपोर्ट अभी खुला है। हाँ, जितना ज्यादा वेल कनेक्टेड इंडिया होगा छोटे छोटे शहरों से भी, उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगी।
बिहार के लिए एयरपोर्ट्स क्यों जरूरी है? क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा मखाना बोर्ड स्टैब्लिश होने जा रहा है। इस बार के बजट में ये अनाउंसमेंट थी। मखाना के पास जीआई टैग है। इसमें आपको जीआई टैग का भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो एक प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं। तो कनेक्टिविटी पीएम उड़ान योजना के तहत, बट एक चैलेंज ये आता है कि एयरपोर्ट तो हम लोग बना देंगे, बट क्या हमारे पास उतनी एयरलाइंस हैं? जैसे बोइंग के साथ हमने देखा दिक्कतें आती हैं। एयर इंडिया क्रैश जो हुआ भी अहमदाबाद में, वो बोइंग की गलती उसमें ज्यादा थी। अब बोइंग कौन है? बोइंग अमेरिकन मैन्युफैक्चरर है एयरक्राफ्ट्स का। सर समझा रहे थे ना कि इंडिया कैसे अमेरिका को काउंटर कर सकता है। तो बोइंग की डील होने वाली थी इंडिगो के साथ, वो स्टॉल हो रही है। तो एयरलाइंस को इम्प्रूवमेंट देना बहुत जरूरी है। पहले किंगफिशर, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, गो एयर की फ्लाइट्स लेते थे जब हम लोग कॉलेज में थे। आज की डेट में सिर्फ 2-3 एयरलाइंस बची हैं। एयर इंडिया ऑलरेडी लॉस में है, आपकी बचती है इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो ये जो मोनोपोली चल रही है एयरलाइंस के सेक्टर में, इसे भी हमें रोकना है। तो पीएम उड़ान के तहत तो तुम लोग डोमेस्टिक एयरपोर्ट, बट वहां पे एयरलाइन ही नहीं रहेगी तो फ्लाइट्स कहाँ से उड़ाओगे? तो ये फूड फॉर थॉट है आपका, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट। एयरपोर्ट तो बन रहे हैं दिल्ली में। अब 3 एयरपोर्ट है। गाजियाबाद के लिए हिंडन है, मेन दिल्ली के लिए आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल है, और ये तीसरा नोएडा बनने जा रहा है, नोएडा को कनेक्टिविटी देने के लिए। क्योंकि एक और यहाँ पे आज निकला भी है, विकसित उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहे हैं हम लोग 2047 तक। तो यहाँ पे आपका पीएम उड़ान योजना ये हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका एडिटोरियल पेज। अगेन यहाँ पे बात हो रही है फिर से फ्यूचर रेडी डिजास्टर मैनेजमेंट इन हिमालय रीजन की, जिसमें मैसिव टेक्नोलॉजी ग्रोथ की बात हो रही है कि कैसे टेक विकास करना है, बट उसमें टेक्नोलॉजी यूज करनी है। जैसे ऑल सीजन सड़कें जो हम लोग बात करते हैं, ऑल वेदर रोड्स, ये भी इसका एक पार्ट है। अब ये कह रहे हैं जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको लैंडस्लाइड को मैप करना चाहिए सॉइल सोकिंग एंड स्लोप ग्रेडियंट टेक्निक से। क्यों? क्योंकि वहां जो है सॉइल का अपर सॉइल इरोजन वाला प्रोसेस बहुत तेजी से होता है। जो आपकी सॉइल वो है, वो होल्ड करने वाले पेड़ हैं, वो तो हमने काट रखे हैं हिमालय में। तो सॉइल को जब रोक नहीं पाओगे तो सॉइल खिसकेगी ही, जिसके कारण लैंडस्लाइड आता है। तो ये आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पीएम मोदी का जापान विजिट, इस पे भी आपका आया हुआ है। फिर इंडियन एक्सप्रेस का मैंने बताया एक्सप्लेन्ड आइडियाज और एडिटोरियल पेज इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल पेज पढ़ने से क्या होता है, आपका खुद का ओपिनियन बनता है। तो एक्सप्लेन्ड में यहाँ लिखा हुआ है कि विथ रूट्स इन सोशलिज्म एंड ए स्टेक इन कैपिटलिज्म, इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर लाइज इन प्रैग्मेटिक रीइन्वेंशन। यानी हमें मतलब जो सर पढ़ाते हैं ना कि भारत नीतियों से तो समाजवादी है बट सोच से पूंजीवादी है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं। 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो हमने पहली बार, उससे पहले हम लोग सोशलिज्म को फॉलो करते थे, समाजवाद को फॉलो करते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो हमारे लीडर्स थे, नेहरू जी और कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे, वो लोग रशिया के सोशलिज्म से प्रभावित थे। अब चाइना उसी सोशलिज्म और कम्युनिज्म को लेके आज से 30 साल आगे बढ़ चुका है। बट हमने क्या किया है, हम ना कैपिटलिस्टिक ही रह पाए, ना हम सोशलिस्टिक ही बन पाए। अब तो सोशलिस्टिक स्कीम्स जो हैं आपकी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स जो हैं, उस पर भी क्वेश्चन उठता है कि फ्री सब्सिडीज आखिर आप लोग कितने दिन तक देंगे टैक्स पेयर्स की मनी पे।
ठीक है, तो ये शशि थरूर जी ने लिखा है, ये आर्टिकल अच्छा है, ये पढ़ लेना। बाकी आज के पेपर में कुछ खास आया नहीं था, मैं एक बार हिंदू भी चेक कर लेती हूँ। हाँ, अब इसके एक्सप्लेन सेक्शन में आते हैं। इसमें आ रहा है ट्रेसिंग सारनाथ, जहाँ बुद्धा अपना फर्स्ट समन दिए थे, जहाँ अशोक के पिलर से हम लोग अपना नेशनल एम्बलम उठाए हैं। तो ये हिस्ट्री आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अपग्रेडिंग आर्मी रेडार्स, मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम हम लोग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने ये तक अनाउंस किया कि जितने भी पब्लिक एरियाज हैं अब इंडिया में जो खतरे पे हैं, जैसे आपका गोल्डन टेम्पल है, जैसे दिल्ली में अगर किसी को हमला करना हो तो सबसे पहले कनॉट प्लेस को टारगेट करेगा, रेड फोर्ट को टारगेट करेगा। तो जितने भी प्लेसेस है, सब इंडिया एक मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता है। इसीलिए बहुत यूएस सैंक्शन की बात कर रहा था, बट हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर जरूरत है तो हम लोग S-400 खरीदेंगे, और उस S-400 की क्या योगदान है ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग सब जानते हैं, कि पाकिस्तान की मिसाइल को वही जो है वो ये कर रहे थे, डिफ्यूज कर रहे थे, इंडिया आने से रोक रहे थे। तो रेडार से क्या होता है, रेडार से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन से जो फ्लाइट्स आ रहे हैं, या कोई ड्रोन अगर इंडिया की तरफ फेंका जा रहा है। अब चाइना ऐसे ड्रोन्स बनाता है जो रेडार में नहीं पकड़ में आते हैं, चाइना के ड्रोन्स रेडार से भी बाहर हो जाते हैं। तो डेफिनेटली एयर डिफेंस टेक्नोलॉजीज जो है हमारे, क्योंकि इस बार उस पे क्वेश्चन आया था, आकाशदीप पे, आकाशदीप पे बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, एंड इट इज अ मॉडर्न एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये तो मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि बीमा सुगम, सिंगल डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में इस बार जीएसटी 0 कर दी गई है प्रीमियम पे, और ये बहुत दिन से मांग भी की जा रही थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो खरीद सके। है ना? तो बीमा सुगम यानी एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जो आपके सारे इंश्योरेंस नीड्स को कवर करेगा, जैसे लाइफ, हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस, इंक्लूडिंग गाड़ी, ट्रैवल, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज, सॉरी एग्रीकल्चर पॉलिसी, सब आप लोग एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर पाओगे। बहुत लोगों को पता ही नहीं है टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कैसे लेते हैं। जब तक वो कौन सा योजना है, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत योजना जो हेल्थ केयर के लिए चलाया जाता है, अब उसकी लिमिट बढ़ा के शायद 10 लाख कर दी है ना। हाँ, 10 लाख का कवरेज कर दिया है। तो आयुष्मान योजना तक अब गरीबों को भी हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ एक्सेस देने की। हाँ, इसकी जहां तक मुझे लिमिट याद है 10 लाख कर दी थी बढ़ा के इन्होंने। इसमें हम लोग क्या चाहते हैं कि जियो थर्मल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर सके। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि बहुत सारी जो है वो रिसर्च कंपनीज गल्फ ऑफ कैम्बे, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश साइड इंटरेस्ट दिखा रही है रिसर्च करने में, कि भूताप को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, भूताप एनर्जी को, जियो थर्मल एनर्जी को हम लोग कैसे यूज कर सकते, भूतापीय ऊर्जा को कैसे एक्सेस कर सकते। तो ये क्या है, ये एक रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की तरफ शिफ्ट है। क्यों है? क्योंकि एनर्जी सेक्टर से हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट्स जो है वो कम करने, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस जो है वो कम करने। तो पीएम सूर्य घर हो गया, जियोथर्मल पायलट प्रोजेक्ट हो गया, जो आपकी भूतापीय योजना है, ऊर्जा योजना, परियोजना, ये सारी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मुझे आज के पेपर में तो इतना कुछ लगा नहीं था पढ़ने लायक, और जो यूपीएससी सेगमेंट से इम्पोर्टेंट हो, है ना। हिंदू भी हम लोग देख लेते हैं।
तो यही तरीका है न्यूज़पेपर पढ़ने का। इसके लिए क्या आपको याद होना चाहिए? सिलेबस याद होना चाहिए, वरना आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर देखोगे, आपको लगेगा सब इम्पोर्टेंट है। तो आपकी जो नज़र है, जो पैनी नज़र से हम लोग एक न्यूज़पेपर को स्कैन करते हैं, उसमें आप लोग मिस आउट करोगे, अगर सिलेबस नहीं याद रहेगा तो। फिर अब एक बार मैं हिंदू भी देख लेती हूँ, द हिंदू। अब ये हिंदू का पहला ही आर्टिकल है, यूएस टैरिफ रो के बीच में पीएम मोदी कह रहे हैं लोकल प्रोडक्शन को आप लोग बढ़ावा दीजिए। ठीक है, इम्ब्रेस स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया अगेन। तो इंडिया क्या करना चाह रहा है? प्रोडक्शन हब बन जाना चाह रहा है, उत्पादन का हब बनना चाहता है। खुद टेस्ला इंडिया में इसी कंडीशन पे आ रही थी कि आप टेस्ला का प्लांट इंडिया में लगाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इस बार जो स्टबल को जलाएगा उसको हम लोग जेल भेज देंगे। पॉल्यूशन कम करना है ना इस बार, क्योंकि अब देखो, अब दिवाली दशहरा के बाद यहाँ सब मास्क लगाओगे। स्पेशली दिवाली के बाद तो मैं तो नहीं आती 7 दिन भाई यहाँ दिल्ली, मेरी तो हालत खराब हो जाती है। इतने फायर क्रैकर्स पर इतनी स्टबल का यहाँ पॉल्यूशन होता है। तो जब दिल्ली सरकार में बीजेपी जीती थी तो उन्होंने पॉल्यूशन, एक तो इन्होंने यमुना क्लीनिंग प्लान पे बात की थी कि हम लोग यमुना क्लीन करेंगे, प्लस पॉल्यूशन पे भी बात की थी उन्होंने। तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक आध इंसान को डाल उठा के हम लोग जेल में डालते, तभी शायद ये लोग समझेंगे। ठीक है, तो कास्ट सेंसस पे बात हो रही थी, है ना। अब देखो, कास्ट सेंसस बिहार में जब हुआ तो वहां हम लोग को ये पता चला कि मेजॉरिटी, जिसको हम लोग जनरल कास्ट कहते हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वो लोग हिस्टोरिकल वे में शोषण किए थे, वही लोग कम हैं, और आज की डेट में जो जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो ज्यादा है ना। तो कास्ट सेंसस कहीं ना कहीं इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम रिजर्वेशन पॉलिसी को रिविजिट करना इम्पोर्टेंट होता है। इंडिया में समानता का अधिकार है ना, बट अगर आप बात करोगे तो रिजर्वेशन की ट्रिकल डाउन नहीं हो रही है। ट्रिकल डाउन होने का मतलब कि जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, और जो जिनको सदियों से मिला चला आ रहा है उनके बच्चों को भी मिलता है। अगर मेरा मेरा एक आर्ग्यूमेंट सिंपल सा ये है कि अगर आपकी फैमिली में किसी एक पूरी जनरेशन को हमने पढ़ा लिखा दिया, ऑफिसर्स बन गए वो, तो वो अब इतने केपेबल हो गए हैं कि अपने बच्चों को वो अच्छी तालीम दे सके, अच्छी एजुकेशन दे सके, और उनको उतना केपेबल बना सके। बट अगर बात करोगे कि, इसीलिए सब कैटेगराइजेशन का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससीज में भी होना चाहिए, जो शेड्यूल कास्ट है उसमें भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। जैसे ओबीसी में कंसेप्ट होता है ना, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। अब ये जो मैडम खेदकर थी, इन्होंने ऐसा बवाल किया है कि अब यूपीएससी कुछ ज्यादा ही फॉर्म भरने में लोगों को 15 दिन लग रहे हैं, है ना। तो ये जो क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर विवाद है, ये सॉरी, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये शेड्यूल कास्ट में भी होना चाहिए। क्योंकि मैं मेरी गांव की बात करूं तो वो जो वहां जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, दलितों में भी वर्ग होते हैं, अति पिछड़ा, पिछड़ा, है ना। तो जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनको पता ही नहीं है पढ़ाई कैसे होती है, ना स्कूल कहाँ है ये पता है, गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ ही दो, 10th कर जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो रिजर्वेशन यानी जो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी समानता के लिए बना था, वहां नहीं पहुंच पा रहा है, और वहां पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उसका बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं। अब टीना डाबी आज की डेट में एग्जाम्पल है, बट टीना डाबी ने अगर रिजर्वेशन क्लेम नहीं किया होता तो प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाती, वो प्रीलिम्स नहीं। तो जब आपने रिजर्वेशन के दम पे प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो प्रीलिम्स का गेट खुल गया ना। मेन तो शी वॉज इंटेलिजेंट, आई एम नॉट डाउटिंग हर इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंट थी, बट अगर वो प्रीलिम्स में रिजर्वेशन नहीं लेती तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता, इंटेलिजेंस दिखाती कहाँ वो मेंस में फिर। अब टीना डाबी के पेरेंट्स के बैकग्राउंड की बात करोगे तो दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मम्मी और पापा दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो रिजर्वेशन कहीं ना कहीं अब समानता नहीं, असमानता ज्यादा फैला रहा है, इनइक्वालिटी ज्यादा फैला रहा है सोसाइटी में।
तो कास्ट सेंसस क्यों कंडक्ट करना चाहिए? कास्ट सेंसस से कंडक्ट करने से आपको एक्चुअल पता लगेगा कि कितने पॉपुलेशन किस मात्रा में, कितनी परसेंटेज में है। उससे फिर आपको मौका मिलेगा कि जिनको पॉलिसीज का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है उन तक बेनिफिट पहुंचाना। क्यों? क्योंकि समाज में इक्वालिटी, हम लोग एक वेलफेयर स्टेट है। हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहती है, राज्य के नीति निदेशक, कि वी आर अ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट तो हम लोग हैं वो, बट जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए वो वेलफेयर बेनिफिट्स उन तक भी तो जाना चाहिए। वो कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन पॉलिसी को मुझे लगता है एक रिविजिट करने की जरूरत है, स्पेशली इन दी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी। अब आप यूपीएपीओ का फॉर्म देखो, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का फॉर्म आया है। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर वो होते हैं जैसे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वहां गवर्नमेंट वकील, सरकारी वकील जो सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं। 186 समथिंग पोस्ट है, 150 प्लस पोस्ट रिजर्वेशन में चली गई। जनरल के लिए मात्र 27 पोस्ट है, लड़कियों के लिए मात्र 36 पोस्ट है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये नोटिफिकेशन खोल के देख लो, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं असमानता फैल रही है ना सोसाइटी में। जिनको बार 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 एक एग्जाम में रिजर्वेशन मिल चुका, वो ऑफिसर बन चुके, उनके बच्चे भी क्लेम कर रहे हैं आके कि हमें, इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बट अगर आप पढ़ोगे बी आर अम्बेडकर को, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संवैधानिक सभा के डिबेट्स को पढ़ोगे, ये पॉलिसी उन्होंने सिर्फ कहा था कि 10 साल तक लागू रहनी चाहिए और 10 साल बाद इस पे आप लोग रिविजिट करिएगा। बट आज की डेट में इंडिया में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो रिजर्वेशन पे डायरेक्टली बात कर सके। ये क्या कर रहे हैं? आईएएस के सीट्स कम कर रहे हैं। तुमने देखा यूपीएससी में पहले 1200 1300 सीट्स आती थी, आज की डेट में सबसे कम सीट्स आ रही हैं, 700 600 700, यही घट कर इतनी कम रह गई है। और ये लोग ये नहीं समझते हैं कि जो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसके कारण आधी जनता तो कहाँ सरकारी नौकरी के पीछे भागती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो हो रहा है वो सबको पता है, राइट? एक मैंने देखा था, एक टूटा हुआ घर था, वहां यश कंप्यूटर सर्विस लिखा था और वो सेंटर था एग्जाम का। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो आपके कर्मचारी सेलेक्ट होते हैं वो सारी मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं। ये तो हाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि आज की डेट में अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपके पास जॉब नहीं है। नॉर्मल, आपको पता है इंडिया में सबसे पॉपुलर कोर्स कौन सा है? सब बोलोगे इंजीनियरिंग मेडिकल, यही बोलोगे ना, इंजीनियरिंग मेडिकल लॉ। नहीं, इंडिया में सबसे पॉपुलर कोर्स बीए है। क्यों? क्योंकि 21 साल के बाद हम लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस देंगे। बीए, बीए के बाद कौन सी नौकरी लगती है बताना जरा? बीए में क्या पढ़ा देते हैं वो? ऐसा कुछ नहीं पढ़ाते हैं। एमए कर रही हूँ मैं इग्नू से, कभी आज तक मैंने एक क्लास अटेंड नहीं किया पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ी कहाँ से? बाहर से पढ़ी है। तो बीए में भी वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, राइट? उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि 21 साल के हो जाएंगे तो यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जब आपके पास इतना ज्यादा यंग डेमोग्राफिक डिविडेंट है जिसको आप लोग बोस्ट कर रहे हो दुनिया भर में, तो आपको क्या देना? आपको उनको एम्प्लॉयमेंट भी तो देनी है, आपको उनको। इसीलिए इंडिया प्रोडक्शन हब बनना चाह रहा है। चाइना में सर फिश बताए कि कैसे हर एक जगह पे वहां पे फिश है, अलग अलग आप सेगमेंट्स अलग अलग विलेजेस में बनकर आ रहे हैं, एक जगह असेंबल हो जाते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में योजनाएं बहुत हैं, ऑन पेपर वे आर वेरी गुड। ये योजना, एक वन नेशन वन प्रोडक्ट, सॉरी वन विलेज वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चलता है नोएडा और यूपी उत्तर प्रदेश वगैरह में। योजनाएं ऑन पेपर हमारी बहुत अच्छी हैं, इंटर्नशिप स्कीम, कौशल विकास योजना, बट रियलिटी देखो, इम्प्लीमेंटेशन की रियलिटीज देखो जाके। क्योंकि मैं इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने मेरे ही गांव में ये रियलिटी देखी है। वहां ऐसा नहीं है, टैलेंट की कमी आजकल कहीं नहीं है इंडिया में। थैंक्स टू डिजिटल इंडिया, इंटरनेट रेवोल्यूशन, हाथों हाथ स्मार्टफोन है, तो टैलेंट की कमी कहीं नहीं है। कमी कहाँ है? सही डायरेक्शन की। उन बच्चों को पता ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करते हैं। मतलब कुछ साल पहले पापा बोलते थे कुछ नहीं करोगी तो क्या करोगी? चाय का ठेला खुलवा देंगे तुम्हारा पटना में। अब तो मुझे लगता है काश पापा खुलवा दिए रहते।
टर्नओवर देख के मुझे सच में लगता है कि काश मेरे पापा ने खुलवा दिया होता, फ्रेंचाइज देती मैं, चला कोई और रहता, कम से कम मेरे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर रही होती मैं। ये सब काम को हम लोग छोटा समझते हैं, कोई बोले ना शर्म आएगी, शर्म आएगी। बट ये हम लोग की मेंटालिटी ऐसी नहीं है। तुम अपने घर पे बोल के देखो तुमको चाय का ठेला खोलना है, समझ में आ जाएगा। अगले दिन से तुम्हारा ये एडमिशन कैंसिल होगा और घर वाले बोलेंगे बेटा इसीलिए तुमको इतना पढ़ा रहे थे। और मेरे हस्बैंड के ऑफिस के नीचे जो सुट्टा वाला खड़ा होता है उसने अभी फॉर्च्यूनर खरीदी है। मेरे हस्बैंड आके रो रहे थे, यार चलो क्या मैं आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूँ। बट हम लोग का दिमाग कंडीशन कर दिया जाता है, स्पेशली आप बिहार यूपी के बात करो पेरेंट्स की। सबसे ज्यादा मैं नहीं कहती हूँ साउथ में अलग लेवल टैलेंट है, बट बिहार यूपी के बच्चे मेहनती होते हैं। तुम बिहार यूपी के पेरेंट्स को कन्विंस तो करो जरा कि तुमको बिजनेस लगाना है। करके आना, तुम अपने घर पे आज एक्सपेरिमेंट कर लेना, बोला पापा मैं सोच रहा हूँ एक छोटा मोटा बिजनेस लगाऊं। बिहार से मैं भी हूँ, आई नो द रियलिटी। वहां ये व्यंग में यूज होता है, सरकाजम में यूज होता है। मूंगफली का ठेला लगवा देंगे, चाय का ठेला लगवा देंगे, व्यंग होता है ये रियलिटी नहीं होती है। तो ये हम लोग की मेंटालिटी है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप अपनी प्रीवियस जनरेशन से बात करके देखो, वो क्या बोलते हैं, बिजनेस सिक्योर नहीं है, बिजनेस में लॉस होते हैं, बिजनेस हमारा खून में, हम लोग बनिया नहीं है कि बिजनेस करोगे। जो हिंदू है उनके लिए कह रही हूँ, ऑब्वियसली किसी के भी पेरेंट्स कहते हैं, वो ज्यादा तालीम दिलवाते हैं उसके बाद वो ये कहते हैं बिजनेस हमारे खून में नहीं है, पढ़ाई करो। मेरे पापा बोलते थे इतना पढ़ ली तुमसे यूपीएससी नहीं हुआ। सीरियसली दिस इज द कॉन्वर्सेशन विच वी हैव। बोलते हैं इतना पढ़ लिए इतना लिख लिया, यूपीएससी का अलग लेवल क्रेज है। तो यूपीएससी का क्रेज क्यों है? क्योंकि आप बेसिक लेवल पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, जनरेट नहीं कर पा रहे हो। मेरे को इतनी अच्छी नीडल आर्ट आती थी और मेरी नीडल आर्ट आज के डेट में सब बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 6th के बाद साइंस का सिलेबस इतना टफ हो गया कि मेरे को कोचिंग करनी पड़ती थी, नहीं समझ आती थी, मेरी साइंस बिल्कुल समझ नहीं आती थी। मैं आर्ट्स स्टूडेंट थी और ये बात बहुत बाद में मेरे पेरेंट्स को रियलाइज हुई। तो उस टाइम था कि बीटेक कर लो, लड़कियों सिक्योर जॉब रहेगी, किसी किसी की अमेरिकन कंपनी में काम करोगी बढ़िया। तो ये मेंटालिटी, और इस मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। तुम आज एक्सपेरिमेंट करना, शाम को जाके बोलना पापा को मेरे को बिजनेस करना है, बोल के तो देखना। जो ऐसा ज्ञान प्राप्ति होगी ना, वैसा ज्ञान प्राप्त करके तुम ऐसा किताब खोलोगे तुम्हें लगेगा बस अब तो कुछ बनना है। ये उनकी गलती भी नहीं है, ये हमारी सोसाइटी ऐसी है। क्यों? क्योंकि देखो सरकारी जॉब कहीं ना कहीं आपको एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया की जो मैक्सिमम यूथ पॉपुलेशन है वो स्किल्ड नहीं है। नॉर्मल बीए का कोई स्कोप नहीं है इंडिया में, क्योंकि वहां वो स्किल्स नहीं पढ़ा रहे हैं। जो आप जिस स्किल्स है, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग वोकेशनल कोर्स है हमारे यहाँ, मेन स्ट्रीम कोर्स भी नहीं है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में मेरी फ्रेंड्स डॉलर्स में कमा रहे हैं। तो आपको ऑल्टरनेटिव ही नहीं पता है यहाँ की पॉपुलेशन को। डॉक्टर नहीं निकला तो डॉक्टर नहीं बन पाए तो कुछ भी नहीं किया। अरे मेडिकल में स्टार्टअप्स देखो कितने कम है, जबकि मेडिकल फील्ड में भी स्टार्टअप्स हैं। आप देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है मेडिकल स्टार्टअप्स के फील्ड में। बट यहाँ स्टार्टअप के लिए पेरेंट्स से डिस्करेज कर देंगे, क्यों? क्योंकि वो रास्ता सिक्योर नहीं। हम लोग ना सिक्योर जीवन जीना चाहते हैं, चंद पैसे आ रहे हो, जिंदगी एकदम मजे में गुजरे। तो ये जो कंफर्ट जोन है ना कि हाँ 30-40 हजार रुपए में ये कंपनियां हमसे हमारा कंफर्ट जोन छीन रही हैं, बस कंफर्ट जोन में डाल दो, बच्चा ऐसा उस विशियस सर्कल में फंसे है ना कि वो निकल ही ना पाए उस ट्रैप से। इसको इकोनॉमिक ट्रैप भी बोलते हैं। तो ये चीजें एम्प्लॉयमेंट इसलिए इंडिया में जनरेट नहीं हो पा रही है। और कास्ट सेंसस मैंने बताया, अब यहाँ पे जो कर्नाटका में होने जा रहा है, तो जो लिंगायत है, अब हिंदू में भी वेरियस कैटेगरीज होती हैं, जैसे वैष्णवाइट्स, लिंगायत्स, ये होने को हिंदू ही होते हैं, बट ये अलग लेवल, अलग भगवान की पूजा करते हैं। जैसे लिंगायत सिर्फ विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, आई गेस शिव की, सॉरी, हाँ। तो हिंदूज में भी कैटेगरी होती हैं,
तो इनको भी हम लोग काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके लिए भी वेलफेयर पॉलिसीज बना सकें। ठीक है? अब महाराष्ट्र जो है वो 3 लैंग्वेज पैनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो ये थर्ड लैंग्वेज का विवाद जो चल रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। अब कहने के लिए डीपीएसपी है कि आप किसी भी बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य का नीति निदेशक है। हिंदी साउथ स्टेट्स कहते हैं कि तीसरी लैंग्वेज हम लोग हिंदी नहीं रहने देंगे। बट एक बात बताओ, इंडिया में यूनिटी कैसे बनेगी फिर? अगर आप बोलोगे इंग्लिश मत बोलो, तो अगर कोई आके मुझसे बोलेगा, मान लो मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, वो आके मुझसे ये कहेगा कि मैं सिर्फ तमिल में बात कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तेलुगु में बात कर सकता हूँ, क्या मैं उसको जॉब दूंगी? क्या कोई भी फाउंडर उसको जॉब देना पसंद करेगा? बट नहीं समझते हैं वो लोग कहते हैं हमारे नॉर्थ इंडियंस जाके हमारे जॉब्स खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अडेप्ट कर लेते हैं। तुम देखो, एक बिहारी लड़का कन्नड़ सीख लेता है, बैंगलोर जाके नौकरी करनी रहती है तो। बट क्या वो यहाँ आके बिहार में नौकरी कर पाएंगे? अगर बहुत बड़ी है, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग कहेंगे हम लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी पे इसीलिए बवाल हो रहा है, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वो चाहती ही नहीं है अडेप्ट करना। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं मानती है। बट मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन आज की डेट में भी तो हिंदी बोल रही है। इंग्लिश के बाद हिंदी ही तो है, क्योंकि जो बाकी लैंग्वेजेस है वो तो लुप्त हो रही हैं। मेरी मदर टंग मैथिली है, मुझे मैथिली नहीं आती सैडली। मैं मैथिली में कन्वर्सेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे समझ में सब आता है, मैं बोल नहीं सकती हूँ। भोजपुरी नहीं आती मुझे, मेरे पापा और दादी भोजपुरी में बात करते फिर भी नहीं आती। तो ये सारी चीजें हैं। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी आपको सिखानी है, अपने बच्चे को मदर टंग में एजुकेशन दो, उसको ज्यादा समझ आएगी। तो ये साउथ से स्टेट्स में ये हिंदी डिवाइड जो चल रहा है, लैंग्वेज डिवाइड, ये इसी कारण चल रहा है। वो कहते हैं आप लोग हम पे हिंदी थोप रहे हो, बट हम हिंदी नहीं जानोगे तो जाओगे कहाँ जॉब के लिए? क्योंकि कंपनीज तो कहीं भी क्रिएट हो सकती है ना, ऑल ओवर इंडिया। बिहार में देखो कितना इम्पोर्टेंट वो चल रहा है, इलेक्शन के कारण ही चल रहा है, बट दे आर ट्राइंग टू वहाँ आईटी सेक्टर लाने की बात करें, वहाँ इंडस्ट्रीज। और धीरे धीरे इंडस्ट्रीज जो है वो टियर 2 सिटीज में मूव करेंगी। क्यों? क्योंकि आपका दिल्ली सैचुरेट हो चुका है, आपका पुणे सैचुरेट हो चुका है, आपका बैंगलोर सैचुरेट हो चुका है, आपका मुंबई सैचुरेट, 1 इंच की भी जगह नहीं है। आप देखो इमर्जिंग शहर कौन कौन से, ट्रेंड देखना, इंदौर इमर्जिंग है, पटना इमर्जिंग है, लखनऊ, मेरठ, मेरठ जैसा सिटी भी इमर्जिंग सिटी है। तो इंडस्ट्रीज जो है वो मूव करेंगी, वो दिल्ली पुणे बैंगलोर वाले भंवर जाल से बाहर आएंगी, उस बबल से बाहर आएंगी। क्यों? क्योंकि उनको भी चाहिए कि, और देखो अगर वो टियर 2 सिटीज में करेंगी तो उनकी कॉस्ट डिक्रीज होगी, ऑपरेशन कॉस्ट। कोई भी इंडस्ट्री अपनी ऑपरेशन कॉस्ट को कम करना चाहता है। तो ऐसा तो है नहीं आप इंडिया में सिर्फ 4 सिटीज में सीमित रहोगे। तो जब ऑल ओवर जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा इंडिया में, तो आप ये कैसे कहोगे कि मेरे को सिर्फ एक लैंग्वेज आती है और मैं इस बेसिस पे मुझे नौकरी दे दो? क्या ये पॉसिबल है? इसीलिए रीजनल लैंग्वेज में मेरी जो एजुकेशन हुई, मुझे अगर हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ाया गया वो मुझे ज्यादा समझ में आता है। तो ये डीपीएसपी है, जिसके न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट का एक बहुत एम्बिशियस एम है, ताकि शिक्षा जो है उससे वो कोई वंचित ना रहे जस्ट बिकॉज उसको इंग्लिश नहीं आती। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। इसके बाद आता है आपका हाई क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं अशोका यूनिवर्सिटी के फाउंडर। एजुकेशन तो इंडिया में रिडंडेंट चल ही रहा है। हम लोग इंडिया में वो एजुकेशन नहीं देते हैं भाई जो बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं। सही बात है, कितने लोगों को इसमें यहाँ पे कोडिंग आती है? नहीं आती है ना। आपको आती है, आप एक्सेप्शन हो, आपने इंटरेस्ट लिया होगा। बट बेसिक एक जो काम होता है ना, टेक्निकल, वो भी हमें नहीं सिखाया जाता है। वी आर वेरी टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड। और बाहर देखो इनोवेशन, 6 साल के बच्चे का दिमाग देखो, आप 6 साल के बच्चे का दिमाग देखो वहां, आप एजुकेशन सिस्टम देखो वहां। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हम लोग पता नहीं कैसी एजुकेशन दे रहे हैं जो रेलेवेंट ही नहीं है आज की डेट में।
ब्रेन ड्रेन का हो रहा है, ब्रेन ड्रेन इसीलिए तो हो रहा है। मेरा भाई यूएस में, वो वापस नहीं आना चाहता, बोलता है दीदी मेरे को यहाँ रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। तो जब तक आप बेसिक एजुकेशन नहीं ठीक करोगे, जब तक आप स्किल्स डेवलप नहीं कराओगे, पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है? यही तो है कि आप जाओ बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप करो और सीखो, सीखो ताकि आपकी जॉब लगे। तो वो आपको स्टाइपेंड भी इसलिए दे रहे हैं ताकि कोई, तो पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है सीखने के लिए। हम लोग अपने स्कूल्स में क्या सिखाते हैं? रट्टू तोता। जो साइंस में कमजोर है उसको तो ऐसे ट्रीट करते हैं भाई साहब जैसे पता नहीं उसे क्या ना आता हो। और मैथ्स में भी, ये मैं तो समझती हूँ ना, मेरे साथ तो हुआ है। सोशल साइंस हमारे बिहार में ऐसा बोलता है, आर्ट्स लेके क्या करोगी, शादी हो जाएगी, कुछ नहीं करोगी आप। यूपी में भी यही कंसेप्ट है, आर्ट्स के यूपी भी ठीक है, बट हर फील्ड में डेवलपमेंट क्या? आप एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स देखो, एक कॉर्पोरेट कपल था, वो अपनी जॉब छोड़ के 500 स्क्वायर के रूम में उन्होंने एक ऐसा पौधा उगाना शुरू किया जिसका एक्सपोर्ट ज्यादा था। अब उनका टर्नओवर देखना, पढ़ के देखना न्यूज में। तो इंडिया में ये सारी चीजें, ये जो सोसाइटल माइंडसेट है ना, एक सोसाइटी का एजुकेशन, ये चेंज होना बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट जॉब सब कुछ नहीं है। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। बिहार में अभी आया है कि महिलाएं जो है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, महिलाओं का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है फैमिली बिजनेसेस में, वो सपोर्ट कर रही हैं। ये क्वेश्चन है आपका बीपीएससी 71st बीपीएससी का क्वेश्चन है, रिपोर्ट आई है। तो आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोगे तो लड़कियां वर्कफोर्स नहीं छोड़ेंगी। आज की डेट, कल के न्यूज़पेपर में आए, सर्विस सेक्टर से दिल्ली में लड़कियां गायब हो रही हैं। बहुत बड़ा कारण तो इंडिया में शादी वाला सिस्टम है, ठीक है। और अगर आपका मान लो सेल्फ काम हो, आप लड़कियों को इतना एजुकेट कर दो कि वो एक, मान लो सिलाई कढ़ाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही चला रही हूँ, और मेरी जो मामी हो इतनी अच्छी बढ़िया मिथिला पेंटिंग बनाती है और वो इंस्टाग्राम से प्रमोट करके घर बैठे कमा रही है। तो ये सारी चीजें हम लोग को नहीं सिखाई जाती ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, डांस क्लास बंद कर देंगे, एक्टिविटी क्लास बंद कर देंगे, घुस जाओ फिर जी में, आकाश में एडमिशन दिला देंगे। अब तो खैर पीडब्ल्यू नया रेवोल्यूशन है, बट मेरे टाइम तो फिर जी हुआ करता था भाई। वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे सब एलन और आकाश और फिर जी के टी शर्ट्स में शाम के 6 बजते ही जो बोरिंग रोड में इकट्ठा होते थे, वो हम सब जानते हैं वो दौर। तो ये मेंटालिटी है इंडियन पेरेंट्स की। बट अगर आप, मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ, अगर आप फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट दो, उनको कोई और स्किल सिखाओ, वो डेफिनेटली वर्कफोर्स में रहेंगी। इनफैक्ट लिज्जत पापड़ का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। लिज्जत पापड़ सबसे फेमस पापड़ हम सभी, वो कैसे स्टार्ट हुआ था? वो फंड हुआ था, स्मॉल बिजनेस था वो, एक महिला का आइडिया था, उसने कितनी महिलाओं को उसमें वो दिया है, रोजगार दिया है, लिज्जत पापड़ की फैक्ट्री। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टुडेज एजुकेशन, कितनी ज्यादा जरूरत है। लड़कियों को अगर सही से, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोगे, लड़कियां वर्कफोर्स क्यों छोड़ेंगी? लड़कियां वर्कफोर्स इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि मटर्निटी लीव नहीं देना चाहती हैं कंपनीज। इंडिया में मटर्निटी लीव इज योर स्टैट्यूटरी राइट अंडर द मटर्निटी बेनिफिट एक्ट, जो 1961 में आया था, जिसका अमेंडमेंट 2019 में आया है। तो ये सारी चीजें, ये सारे इश्यूज हैं, ये मैं आपको फूड फॉर थॉट दे रही हूँ। और इस पे एसेज आते हैं आपके यूपीएससी में, इस पे क्वेश्चन आता है। सोसाइटी का जो पेपर आता है वो इसी सब सोशल इश्यूज पे आता है, ठीक है। इसके बाद आपका एडिटोरियल हिंदू का, ये आया है आपके गवर्नर के पावर पे। गवर्नर का पावर टसल चल रहा था तमिलनाडु में कि भाई गवर्नर जो थे वो असेंट नहीं देते थे बिल्स पे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ये आर्टिकल 131 के अंडर, कि स्टेट्स अप्रोच कर सकती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। फिलहाल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी चल रहा है। राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट से कुछ लीगल सवाल पूछना चाहती हैं, वो अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143 विच टॉक्स अबाउट रेफरेंस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केसेस भी है, रिकेरोला एजुकेशन बिल। जो भी केसेस आर ई से शुरू होते हैं, इसका मतलब वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है। री दिल्ली स्टेट
बिल एक्ट कुछ ऐसा था। ये सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं आपके। तो गवर्नर पे चल रही है ये डिबेट कि क्या गवर्नर के पास भी सेम पॉकेट वीटो है जो प्रेसिडेंट के पास है। इस पे आर्टिकल 200 पे ये एडिटोरियल है आपका हिंदू का, और पॉलिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। The Article 200 of the Constitution has 4 options. इसमें विथहोल्ड कर सकते हैं, असेंट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडर करने के लिए, ठीक है, और रिजर्व इट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये 4 ऑप्शन आपको आर्टिकल 200 देता है। या वो रिटर्न कर सकते हैं, या बिल को अपने पास रख सकते हैं, या अपना एसेंट जो है वो विदहोल्ड कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन, या कह सकते हैं कि हम प्रेसिडेंट के से बात करना चाहेंगे। तो आर्टिकल 200 आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि गवर्नर जो है वो बिल पे एसेंट नहीं दे रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे जो है वो सुनवाई चल रही है। ठीक है, कि क्या बीच में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक डेडलाइन दे दी थी प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को कि आप इतने दिन में डिसाइड। अब प्रेसिडेंट पूछ रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को ये गाइडलाइन दे सकती है, टाइमलाइन दे सकती है। वर्क फैक्ट, ये जो लेटर एंड स्पिरिट है आपका वर्क फैक्ट प्रोविजंस पे जो डिबेट चल रही है, ठीक है। वर्क फैक्ट एक्चुअली वक्फ की क्या प्रॉपर्टी होती है? जो प्रॉपर्टी आप अल्लाह के नाम कर देते हो, यही होती है ना, कि गिफ्ट दे देते हो अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे ताकि उससे सोसाइटी का बेनिफिट हो सके। वक्फ, बट यहाँ पे भी इरेगुलरिटीज आ रही थी, इसीलिए ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए। ऑब्वियसली प्रोविजंस जो थे वो बहुत कंट्रोवर्शियल थे, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पार दे रखी थी इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है कि अब जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें 3 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते हैं, है ना। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो लोगों की फंडामेंटल राइट्स पे डिसाइड नहीं कर सकता है, तो उसकी वो जो पावर है वो उन्होंने स्टे कर दी है। तो वक्फ एक्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया है, फाइनल ऑर्डर अभी नहीं आया है, उसकी बहुत सराहना हो रही है। तो इस पे ये आपका एडिटोरियल है हिंदू का, लेटर एंड स्पिरिट। अब ये वाला आर्टिकल भी अच्छा है, लेट गीगर काउंटर शेप ईरान एक्शन। ईरान के एक्शन की बात की है इन्होंने इस आर्टिकल में, तो ये आप पढ़ लेना कि ईरान इसराइल के खिलाफ क्यों एक्शन ले रहा है। ठीक, फिर ये वाला ओपिनियन भी अच्छा है। हिंदू में ओपिनियंस अच्छे आते हैं, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो, अपने आंसर्स को ये करना चाहते हो, तो ओपिनियन पढ़ना चाहिए। ओपिनियन पेज पढ़ने से क्या होता है, आपका खुद का इंडिविजुअल ओपिनियन जो है वो डेवलप होता है। फिर आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर की ये लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, कि क्यों जो आपका NHA है वो बात कर रहे हैं कि लोग अब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्पेंड कर रहे हैं बेसिक हेल्थ, उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं मिल पा रही हैं। तो ये वाला भी आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। कल हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेंगे। अब ये क्या है, न्यू अप्रूव्ड बैकवर्ड क्लास कोटा। इसके बाद हाउ डज SC ऑर्डर अफेक्ट वर्क लॉ, यानी SC ऑर्डर का क्या था, कौन से प्रोविजन चैलेंज थे, क्या हुआ था, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो पावर थी उस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और नॉन मुस्लिम्स का जो नंबर था उसको कम कर दिया है। तो ये वाला पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद EU इंडिया पार्टनरशिप, है ना, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो नेगोशिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि US टैरिफ जो है उसका हम लोग एक तोड़ निकाल सके। फ्री सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं इंडिया अपनी गुड्स के लिए, क्योंकि अगर इतने सारे आत्मनिर्भरता के तहत आप गुड्स बना लोगे, मैन्युफैक्चर, तो उनको खरीदने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना मार्केट में। US खरीद नहीं रही है। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, इसीलिए आप देखोगे आइलैंड नेशंस के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध बनने लगे हैं, ठीक है। तो ये मल्टी डिमेंशनल अप्रोच है इंडिया का US को काउंटर करने के लिए। जैसे PM मोदी ने तो बोल ही दिया लोकली प्रोड्यूस करो, भेजो बाहर। और US के साथ साथ नहीं, दैनिक जागरण देखोगे उसमें लिखा है कि रूस के साथ भी हमारी व्यापार वार्ता चल रही है।
तो ये अगर ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट हो जाता है, इंडिया के लिए डिफेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत बड़ा बूस्ट होगा ये। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, खास करके जो फ्रांस और जर्मनी के पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, मिसाइल्स और ये बनाने की, वो सब इंडिया की कंपनीज़ जो है, सेमीकंडक्टर जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं, सब में क्या करेंगे ये लोग, इंडिया में आएँगे, इंडिया वहाँ की कंपनीज़ इंडिया में आती हैं, इंडिया में जॉइंट वेंचर बैठाती हैं, किसी इंडियन कंपनी के साथ वेंचर पार्टनरशिप करती हैं ये लोग, और फिर यहाँ से वो लोग काम करती हैं। ये होता है तरीका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का। यहाँ पे यहाँ के इंजीनियर्स को, यहाँ के वर्कर्स को ट्रेनिंग देती हैं उस टेक्नोलॉजी पे, ठीक है? तो बहुत अच्छा है। ये मैंने बता ही दिया कि भाई स्टबल जो बर्न कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है उठा के जेल में डालो। पूछ रही है गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से कि आखिर आप क्यों क्रिमिनल एक्शन नहीं लेना चाहते हो जब पॉल्यूशन इतना ज़्यादा खराब है। अब लद्दाख में स्टेटहुड के लिए स्ट्राइक चल रही है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया था, तो जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया था, लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया था। वहाँ की जनता चाहती है स्टेटहुड मिले। चाइना के बढ़ते हुए कदम को देखते हुए इंडिया चाहता नहीं है कि वहाँ स्टेटहुड रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई कश्मीर में, और अभी पिछले दिनों न्यूज़ में क्या आ रहा था, वो एम्बलम को मार के हटा रहे हैं वहाँ से। तो एक जो बहुत सेपरेटिस्ट वहाँ पे थॉट प्रोसेस है ना, बढ़ जाता है। जैसे जब आर्टिकल 370 हटाना था तो रातों रात हटाया गया है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। क्यों? पेल्टिंग के डर से, स्टोन पेल्टिंग। अब जब कोई यूनियन टेरिटरी है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख में हम लोग बहुत ज़्यादा वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ा के उसको ऑल ओवर इंडिया में सेल करने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ हम लोग लोकल लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कर रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट मान लो कोई ऐसी आ जाए जो इन सब चीज़ों को फ़ेवर ना कर रही हो, तो क्या होगा? फिर वही होगा, बेकार बैठेंगे, ब्रेन वॉश होगा और फिर वो इंडिया के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। तो ये जितने भी हम लोग वेलफेयर स्कीम्स रन कर रहे हैं, लद्दाख मेरे चाचू गए थे, उन्होंने मुझे कैप्रिकॉट ऑयल ला के दिया था। खुबानी का तेल वहाँ बहुत होता है। उसको इंडियन मार्केट में कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता है। मुझे भी इसलिए पता था क्योंकि मुझे वो गिफ्ट मिला था। ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट्स लद्दाख में लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं जिनको ऑल ओवर इंडिया पहुँचाना है। कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसी आ जाए जो इन विकास कार्यों में नहीं सपोर्ट करे तो क्या होगा? बट वहाँ के लोग बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे, स्टेटहुड चाहिए। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। यूनियन टेरिटरी जो है गवर्नमेंट ने जो सोच समझ के बनाया था, ठीक है। आप कलर फोटोज की बात कर रहे हैं ये ईवीएम पे, है ना? क्योंकि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी जो अपोजिशन एजेंडा चला रही है, एक भी वो खुद प्रूव नहीं कर पाए हैं। इनफैक्ट अगर वोट चोरी की बात की जाए तो साधु शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन में बिहार में जब जंगल राज का एरिया था, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी एक। शहाबुद्दीन को जिस लोकल बूथ पे वोट नहीं मिलता था, वो वहाँ के सरपंच को शूट कर देता था, गोली मरवा देता था कि शहाबुद्दीन को कैसे आ गया हम वोट। तो अगर रिविजिट करें हमारी हिस्ट्री रिगार्डिंग वोट चोरी एंड डूबियस वोटर्स, फर्जी वोटरवाद को देखें, अगर हम लोग हिस्ट्री विजिट करें हमारी, तो ये लोग ज़्यादा फंस जाएंगे एज कम्पेयर टू अभी जो हो रहा है। अभी तो फिर भी बहुत। तो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो आपके यूपीएससी में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट की बात हो रही है। मसूरी में अभी फ्लड्स आए हुए हैं जिसके कारण बहुत तबाही मची हुई है, ठीक है। सीओपी 30 होने वाला है आपका 2026 में। सीओपी 29 में हमने क्या बनाया था, लॉस एंड डैमेज फंड बनाया था। इंडिया जो है ग्लोबल साउथ के लिए आवाज उठाता है अपनी,
और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, कहीं न कहीं वो अपने हिस्टोरिकल बर्डन को पूरा अब नहीं करना चाहती हैं। वो बोलते हैं हम लोग बहुत पैसा देते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान इसका आइलैंड कंट्रीज़ को हो रहा है, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ को। वो लोग जो है अब क्लाइमेट चेंज के कारण डूबने की कगार पे हैं। तो सीओपी 30 में अभी टॉक्स जो है वो मटेरियलाइज़ नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी अपडेट नहीं करना चाह रहे अपने क्लाइमेट गोल से, आप बात ही नहीं कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ बात, चाइना बात ही नहीं कर रही है, जबकि चाइना सबसे बड़ी एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ वो पलड़ा झाड़ना चाहती हैं अब, ये क्लाइमेट ट्रम्प ने आते ही क्या कहा, हम लोग पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट करना चाहते हैं। तो अवेयर रहो, यही सब चीज़ें हैं। सीओपी 30, सीओपी 21 जो जिससे पेरिस एग्रीमेंट आया था, उस पे आज भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। तो यही सब अवेयरनेस जो है आप लोग को होनी चाहिए। मैंने जहाँ देखा ना, किसी भी न्यूज़पेपर में अगर क्लाइमेट की बात हो रही है, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, सीओपीज़, कार्बन एमिशंस, तो ये सारे टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए। मेंस के लिए तो स्पेशली, प्रीलिम्स में आए ना आए, मेंस में ज़रूर क्वेश्चन पूछती है यूपी। इस बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, और इस बार का मेंस का पेपर देखोगे, जीएस 2 हो, जीएस 3, सब कुछ करंट बेस है जो न्यूज़पेपर में आ रखा है। इस बार यूपीएससी ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैरीटाइम सिक्योरिटी में सागरमाला प्रोजेक्ट आपका है। मॉरिशस के साथ हम लोग उसका अपडेटेड वर्जन निकाल कर आ रहे हैं, जब पीएम मोदी मॉरिशस गए थे तो। मैरीटाइम पैसिफिक ओशन में, क्योंकि चाइना जो है साउथ चाइना सी में बहुत एक्टिवली इंगेज्ड है, तो हम इंडिया चाहती है और जो ग्लोबल साउथ चाहता है कि पैसिफिक ओशन में इंडिया अपना दबदबा बनाए रखे, ताकि चाइना को हम लोग काउंटर कर सके। वरना चाइना क्या करेगी, चाइना पैसिफिक ओशन में भी घुसने की कोशिश करेगी। इंडियन ओशन रिम ऑर्गेनाइजेशन, इस पे भी क्वेश्चन है। तो यही सब अवेयरनेस है जो आपको, कैसे मुझे ये सब मुंह जबानी याद है, क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। तो आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोग, यही मैंने बोला था ना, सबसे पहले आपको दिमाग में यही आना क्यों, क्यों ये हो रहा है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, वाई। जब पूछने लगोगे ना, जब क्यूरियोसिटी जगेगी, वाई क्यों हो रहा है। जैसे मुझे क्यूरियोसिटी जगती है, जैसे मुझे आज ही क्लास लेनी थी, मैं गूगल सर्च कर रही थी कल रात बैठ के, क्यों हो रहा है ये, क्या हो रहा है। और तुम लोग जब सिलेक्शन वाली क्लास में अटेंड कर रही थी, तुम लोग आते थे भाई, सो रहे होते थे, मतलब किसी को हवा ही नहीं होती थी। अच्छा सर, हम लोग सो रहे थे तो ये हुआ था, नहीं सोते ही रह जाओगे फिर। तो मल्टी डिमेंशनल अप्रोच रखनी है। जैसे मैंने एक पॉइंट को ले उठा के कहाँ से कहाँ लिंक कर दिया, यही सर सिखाते हैं ना एडवांस लेवल में, कि मल्टी डिमेंशनल कैसे सोचते हैं, एक 360 अप्रोच किसी टॉपिक का क्या होता है। तो ये 360 अप्रोच आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सीओपी 30 में जो टॉक्स हैं वो फिलहाल स्टॉल हो गए। क्यों? क्योंकि जो मेजर एमिटर्स है, यूएस, चाइना, बात ही नहीं करना चाहते हैं। ठीक, इसके बाद एफटीए टॉक्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स विथ रशिया, जैसे कि मैंने बताया यूएस यूके ही नहीं, हम रशिया से भी व्यापार की वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है। एक सेकंड, इसके बाद आपका आता है प्रेस फ्रीडम पे, मालदीव्स का एक नया मीडिया लॉ आया है। प्रेस फ्रीडम आपका आते रहता है, और देखना हमेशा ये जो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकलता है, इसमें ये इंडिया की रैंक पूछते ही पूछते हैं, और वर्ल्ड हमेशा चाहता है इंडिया की रैंक कम दिखा। इंडिया से ज्यादा इंडिपेंडेंस और क्या होगा यार प्रेस के पास। तुम आज तक देखो, या रिपब्लिक देख लो, और अर्नब गोस्वामी को देख लो, क्या इंटरटेनमेंट होता है। इंग्लिश तो इम्प्रूव होती ही होती है, इंटरटेनमेंट इतना अच्छा होता है, बट वो सही सवाल पूछता है। वो कहीं ना कहीं उसके जो सवाल होते हैं वो इतने सास बहू नहीं होते हैं जितना एबीपी और आज तक। इतनी ज्यादा प्रेस फ्रीडम दे कहाँ रखी है किसी और कंट्री ने, जो इंडिया की बात कर रहे हैं। तो प्रेस फ्रीडम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस हिंदू भी आज का यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं।
साइंस वाले पेपर में, साइंस एंड टेक में आपका डेंगू, जापानीज इंसेफेलाइटिस और ये एंट की न्यू स्पीसीज, क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं जो आज पेपर में आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। हाउ साइंटिस्ट फाउंड एन एंट स्पीसी विच गिव्स बर्थ टू 2 स्पीसीज। तो चींटियों की एक ऐसी प्रजाति जो 2 अलग स्पीसीज को जन्म दे सकती है। ये सब क्वेश्चन आता है आपके यूपीएससी में साइंस एंड टेक पार्ट में, या वो ये सब पूछते हैं। तो ये आर्टिकल आप लोग पढ़ लेना कि कौन सी स्पीसी, आई गेस इसका नाम है मेसोर आइबर आइबेरिकस। हाँ, मेसोर आइबेरिकस इसका नाम है। क्वींस कैन गिव बर्थ टू 2 डिफरेंट, ये नाम ही उठा के पूछ लेंगे सीधे। और ये नाम मैं ही प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो बिना पढ़े तो ये सारी, यही है आपका पूरे न्यूज़पेपर में, आपका यूपीएससी का सिलेबस दिख रहा है आपको। केबीसी में क्वेश्चन आया था कि जो जापान की बुलेट ट्रेन है उसकी जो चोंच होती है वो किस बर्ड के चोंच से इंस्पायर्ड है। ये केबीसी में क्वेश्चन आया था। यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। जापान की, और जापान की बुलेट ट्रेन अभी इंडिया में भी आ रही है, तो हम लोग उससे ज्यादा चैलेंजेस फेस करने जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन की जो बात हम लोग कर रहे हैं, चला तो लेंगे बट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का है चलाने का। आप देखो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जो दिल्ली और एयरपोर्ट को कनेक्ट करते, उसकी स्पीड कम करनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रैक्स थे वो इतनी ज्यादा कंपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बुलेट ट्रेन के लिए फिर पहले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो इम्प्रूवमेंट लाओ। आपकी नॉर्मल तेजस राजधानी जैसी ट्रेन तो लेट हो जाती हैं, उनकी स्पीड आपकी रेलवे ट्रैक्स जो कॉलोनियल टाइम के वो बर्दाश्त, बुलेट ट्रेन कैसे चलाओगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंडिया में। तो जापान में जो है वो उसकी चोंच किंगफिशर से ये थी, इंस्पायर्ड थी। किंगफिशर क्या करती है जब वो, हाँ किंगफिशर से इंस्पायर्ड थी, किंगफिशर बर्ड से। वो जब ये करती है, चोंच लगाती है, तो वो साउंड वो प्रोड्यूस करती है जो कम करता है उसका प्रेशर। तो प्रेशर को कम करने के लिए जापान की बुलेट ट्रेन ने उसकी चोंच से इंस्पिरेशन ली है। तो ये बुलेट ट्रेन जो अभी बहुत सारे राज्यों में, दिल्ली अहमदाबाद शायद पहली होने वाली है ना। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में आप देखो जापान की टेक्निक्स किस लेवल पे है। हमारे यहाँ तो ट्रैक्स ही ऐसे नहीं है तो वो बुलेट ट्रेन सपोर्ट कर पाए। यस, अंडरग्राउंड वाटर में चलता है वहाँ। जापान 2050 में और 2030 में भी नहीं है। बट जापान के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, एजिंग पॉपुलेशन। तो जब वही तो बात है, जब हमारे पास इतना यंग ये है तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? आर यूथ इज जस्ट सिटिंग आइडली, कुछ नहीं कर रहा है बेचारा, वो बीए करके यूपीएससी दे रहा है। नॉट सेइंग नहीं देना चाहिए, बट यूपीएससी का फेलियर रेट देखो, सच्चाई है 0.01% सिलेक्शन रेट है बस। तो जब तक आप टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं करोगे, जब तक आप ये सब इंप्रूव नहीं करोगे, आप एम्प्लॉयमेंट दोगे कैसे? रिसर्च में नहीं जाओगे। आईआईटीज में भी जो रिसर्च का लेवल है वो अच्छा नहीं है। पीएचडी स्टूडेंट से बात कर लेना या आंकड़े देख लेना, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं कहाँ? है ही नहीं इंडिया में। हाँ, बजट ही एलोकेट नहीं होता। ट्रू, डिफेंस बजट की बात कर रहे हो, 2 पॉइंट समथिंग एलोकेशन है, और चाइना का डिफेंस बजट देख लो जाके। हमारे यहाँ बजट कहाँ एलोकेट हो रहा है? सब्सिडी देने में। बजट हमारे यहाँ कहाँ वेस्ट होता है? सब्सिडी देने में, फ्री सब्सिडीज। तो ये सोशल रियलिटीज हैं जो अपकमिंग ऑफिसर्स हैं, आप लोग, आपको पता होना चाहिए कि कम से कम रिसोर्सेज में कैसे काम करना है, क्योंकि रिसोर्सेज है नहीं हमारे पास ग्राउंड लेवल पे। आपसे यूपीएससी के कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा था कि ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट हो रहा है उसको रिप्लेनिश करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को तुम कैसे बढ़ावा दोगे, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दिल्ली और ये सब की बात करो, यहाँ से ग्राउंड वाटर जा रहा है, खींच खींच के हमने उसको एक्सप्लॉइट कर करके उसकी जान निकाल दी है।
So this is the approach which you should follow while reading the newspaper कि पैनी नज़र आपकी हर खबर पे, कि यार कहीं ये तो मेरे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, कहीं ये तो नहीं है। इसके क्या मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो सकते हैं? तो न्यूज़पेपर को कहानी जैसा नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर पे आपको दिमाग लगाना है और दिमाग तभी लगेगा जब अलर्ट रहोगे। मेरा भी दिमाग ऐसे ही चलता था नहीं चलता था पहले, अब चलने लगा है। चल रहा होता तो आईएएस बनने बैठे होते, कुछ तो कर ही लिया होता, बट यही है, गलतियों से ही सीखता है इंसान। एक जो ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी में जब बन कर जाओगे, जब तुम्हारी पोस्टिंग होगी किसी साउथ के गाँव में, तो तुम वहाँ के लोकल चैलेंजेस फेस करोगे। स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल देख लो। वहाँ पता है क्यों जाते हैं बच्चे? 2 टाइम का खाना मिलेगा, मिड डे मील। पढ़ने नहीं जाते हैं। मेरी मेड आती है, बोलती है दीदी वहाँ तो खाना इतना टेस्टी मिलता है, मेरे बच्चे जाते हैं, खाना खा के चले आते हैं। रियलिटी है, रियलिटी है। मेरे मतलब मुझे तो कितनी ज़्यादा बातें उससे पता चलती हैं। उसको यही नहीं पता है 10th के बाद अगर उसकी बेटी 10th कर लेगी, उसके बाद वो करेगी क्या? सरकार कितना प्रोत्साहन देती है, उसको कुछ नहीं पता है। एंड माइंड यू शी इज़ फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी। अगेन अ स्टार्क एग्जाम्पल कि रिजर्वेशन जिन तक पहुँचना चाहिए, पहुँच नहीं रहा है। यही सब इश्यूज़ जो हैं, आपके पॉइंट्स जो हैं, एग्जाम्पल्स जो हैं, आपके आंसर को अलग बनाएँगे मेंस में। रियल टाइम स्टोरीज़, एग्जाम्पल्स। अभी मैं मेंस कॉपियाँ चेक कर रही हूँ बच्चों के, कोई एग्जाम्पल नहीं लिखता है, आर्टिकल नहीं लिखते हैं यार बच्चे। आर्टिकल नहीं लिखते हैं बेसिक। आई विल नॉट टेक द नेम, एक लड़का लिख रहा है कि फंडामेंटल राइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ पीपल। एनसीईआरटी पढ़ रखी है ना सबने? सो जस्ट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट ये सारी चीजें आपके मेंस आंसर राइटिंग को इन्हांस करती हैं, जो प्रैक्टिकल रियल टाइम वर्ल्ड एग्जांपल्स आप दोगे। एग्जाम्पल्स लाओगे कहाँ? अपने ही बीच से लाओगे, डिस्कशन से ही लाओगे, न्यूज़पेपर से ही लाओगे। इसीलिए ये जो करंट अफेयर की क्लास है, ये आपका बैकबोन है प्रिपरेशन की। आपका सोच का दायरा बहुत बड़ा कर देती है।